आज की जो हमारी क्लास रहेगी BHDE 144 छायावाद। ये आपका BAG या BM या हो सकता है हिंदी ऑनर्स में आपका ये सब्जेक्ट जरूर होगा। थर्ड ईयर में जो स्टूडेंट एग्जाम दे रहे हैं आपके पास ये सब्जेक्ट जरूर होगा BHDE 144 छायावाद। अगर मैं बात करूं इस वीडियो में मैं आपको पूरी किताब पढ़ाने वाला हूं जो आपकी छायावाद की बुक है। ठीक है, पूरी किताब पढ़ाऊंगा और जितनी चीजें मैं पढ़ाऊंगा इसको आप लोगों को ध्यान से जरूर करके जाना है, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चन करवा रहा हूं भाई मेरे सारे क्वेश्चन सारे टॉपिक आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अगर बात करूं तो अगर आप देखोगे अगर मैं इस बुक की बात करूं ना तो भाई मेरे 100 नंबर का ये एग्जाम होगा, याद रखिएगा। ठीक है, जिसमें से 35 नंबर पास होना जरूरी है और आपको इसमें कविताओं की संदर्भ सहित व्याख्या भी करने को जरूर आएगा। ठीक है, कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करना ये छायावाद वाली किताब में आपको आएगा आएगा। लगभग कह सकता हूं कि भाई 3 कविता की आपको करनी होती है। ठीक है, यानी 18-18 नंबर की 3 आती हैं। बाकी 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, 16 नंबर का आपको एग्जाम में कम से कम 4 क्वेश्चन करना पड़ेगा। ठीक है, और बाकी इसमें जितनी कविताएं हैं जो जो इंपॉर्टेंट कविताएं होंगी वो मैं आपको बता दूंगा, उन कविताओं को जरूर पढ़ के जाइएगा, क्योंकि उन्हीं कविताओं से कह सकता हूं कि एग्जाम में कह सकता हूं कि भाई क्वेश्चन भी आएंगे। ठीक है, तो चलिए इसको एक एक चैप्टर करके मैं सारे चैप्टर आपको जरूर पढ़ाऊंगा जितने जितने इसमें इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। तो देखिएगा पहला हमारा जो चैप्टर है क्या है भाई मेरे, छायावाद का स्वरूप और विकास। एक बात बता दूं जितने चैप्टर इसमें टोटल चैप्टर 5 है और कविताएं कई सारी हैं, तो भाई कम से कम कह दीजिए कि पहला चैप्टर या पांचों चैप्टर से कम एक क्वेश्चन तो जरूर आएगा। तो जो जो मैं बताऊंगा उसको तो 100% करके जाना ही जाना है। तो चैप्टर नंबर 1 छायावाद का स्वरूप और विकास। जैसे अगर मैं बात करूं एग्जाम में ना आपसे छायावाद की पृष्ठभूमि पूछी जा सकती है, या छायावाद जो शब्द है ये कैसे आरंभ हुआ इसके बारे में आपको आ सकता है। दूसरा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि छायावाद की अंतर्वस्तु बताओ। जैसे एक क्वेश्चन मैंने बोला कि छायावाद की अंतर्वस्तु बताओ, इसका मतलब क्या होता है कि भाई छायावाद के जो कवि हैं, छायावाद में कह सकते हैं कि किस प्रकार की कविताएं लिखी जा रही थी। छायावाद की कवियों ने कह सकते हैं किस प्रकार से कविता लेखन किया, इसी को हम लोग बोलते हैं छायावाद की अंतर्वस्तु। ठीक है, तो जो जो इंपॉर्टेंट होगा वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। चलिए पहला चैप्टर से शुरू करते हैं। छायावाद की बात करूं, देखिएगा अगर मैं बताऊं तो जो छायावाद है ना 1918 से लेकर के 1936 का जो समय है, याद रखिएगा क्या बोला, 1918 से लेकर के 1936 का जो समय है इसी को भैया छायावाद बोलते हो। या आप आसान भाषा में क्या बोलोगे, 1918 से लेकर के 1936 में जो कविता लिखी गई या जिस प्रकार की कविताओं के लिखने का ट्रेंड था, जिस प्रकार से कविताएं लिखी जा रही थी इस समय, उसी को हम छायावाद कहते हैं। देखो जैसे इन्होंने बताया कि भाई साहित्य और समाज का संबंध होता है। देखो भाई जैसा हमारा समाज होता है, ठीक है, वैसा हमारा साहित्य यानी हमारी वैसी कविताएं होती हैं, हमारी कहानी होती है, हमारे निबंध होते हैं। ठीक है, कवि और लेखक वैसा ही लिखते हैं जैसा हमारा समाज है। भाई समाज में कह सकते हैं चोरी है, भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, दहेज है, उसी प्रकार से कभी भी वही कविता वविता लिखेंगे। समझ गए, प्रत्येक समाज जो है उसमें कविता जरूर होती है। और कविता क्या करती है, समाज को एक प्रकार से भाई मेरे क्या करती है, औषधि देने का काम करती है, यानी दवाई देने का काम करती है। समाज को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर करने वाली जो क्या होती कविताएं होती हैं। और छायावाद युग की जो कविता है समाज का घनिष्ठ संबंध है। कह सकते हैं भाई जो छायावाद का समय यानी 1918 से लेकर के 1936 का जो समय है, इस समय कह सकते हैं कि जैसे हमारा समाज था उस समय सामाजिक जो भी समस्या रही होगी उन सामाजिक समस्याओं को कह सकते हैं कि छायावाद की परिस्थितियों में हमें देखने को मिलता है। 1857 की क्रांति के बाद अगर आप देखेंगे तो हमारे देश में, पूरे देश में अगर आप देखोगे तो अंग्रेजों के खिलाफ एक प्रकार की लड़ाई शुरू हो गई थी। भाई सबको पता है, सबको पता है कि जिस समय हम छायावाद को पढ़ रहे हैं उस समय सबको पता होगा भाई हमारा देश गुलाम है। किसका गुलाम है जी, अंग्रेजों का गुलाम है। और अंग्रेजों के खिलाफ कह सकते हैं कि भारत में जो पहली क्रांति हुई है या पहला विद्रोह हुआ है 1857 की क्रांति हुई। और 1857 की क्रांति जब शुरू हुई यहीं से कह सकते हैं कि अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष है। और यहीं से कह सकते हैं हमारे समाज में धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। ठीक है,
1900 में अगर आप देखेंगे या 1857 के बाद कह लीजिए, और 1900 में अगर आप देखेंगे तो जिस प्रकार से हमारे देश में भाई महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, अगर मैं नाम लूं तो भाई आजादी की लड़ाई में और भी अगर मैं लोगों के नाम लूं जैसे सुभाष चंद्र बोस, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, लोक तिलक, टैगोर, अगर मैं इनकी बात करूं तो महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद, अरविंद घोष, इन लोगों के विचार कह सकते हो कि हमारे राष्ट्र और देश में गूंज रहे थे। इससे कह सकते हैं कि कविता जो लोग लिख रहे थे उनमें भी इस प्रकार की चीजें थी। जैसे एक चीज बताऊं कि छायावाद के कवियों ने कह सकते भाई राष्ट्रवाद और देश प्रेम को लेकर के भी कविता लिखी, क्योंकि उस समय कह सकते अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई वो लड़ी जा रही थी, इसलिए कह सकते छायावाद जो है उस समय छायावाद के कवियों ने कह सकते हो भाई मेरे राष्ट्रवाद, देश प्रेम, ठीक है, राजभक्ति, इसको लेकर के सभी कवियों में दिखाई देता है। यानी छायावादी कवि जो है राष्ट्रीय बुलंदी को लेकर के उन्होंने स्वर दिया। जयशंकर प्रसाद की बात करूं या मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की बात करूं तो इनकी कविताओं में हमें यह देखने को मिलता है, ठीक है। छायावादी जो कवि हैं कह सकते हैं कि जो सामाजिक समस्याएं थी हमारे समाज में, क्या समस्या है, उन समस्याओं को कह सकते इन लोगों ने उजागर करने का प्रयास किया है। समझ गए। अगर मैं बात करूं छायावाद की कैसी परिस्थिति है, छायावादी कविता जो है कह सकते अपने युग की अवश्य संभावी परिणति है। 1857 के बाद अंग्रेज भारत में पूरी तरह से स्थापित हो चुके हैं और उनकी घोषणा है कि आरंभिक सुधार योजना भारतीय जनता ने स्वागत किया। शीघ्र ही मोहभंग, भाई अंग्रेजों ने इस देश को गुलाम बनाया और हमारे देश का कह सकते अंग्रेजों ने शोषण दमन शुरू किया। और कह सकते हो कि अंग्रेज जिस प्रकार से भारत को लूट रहे थे, हमारे यहाँ के किसानों का, भारतीय संस्कृति जिस प्रकार से खतरे में आई, इसका कह सकते हैं उस समय के कवियों की कविताओं में यह हमें बाकायदा देखने को मिलता है। तो अंग्रेजों के शोषण चक्र के कारण ही कह सकते हैं कि भारत में एक प्रकार से मुक्ति के अवसर नहीं मिल रहे थे। देश की युवा पीढ़ी क्रांति कर रही थी, असहयोग आंदोलन चला, इस अवसर से कह सकते हमारे समाज में नव जागरण की शुरुआत है, समाज में एक बदलाव का दौर है, ठीक है। और ये सारी चीजें हमें किसमें दिखाई देंगी, हमारी कविताओं में दिखाई देंगी। कवियों जन साधारण ने अपने स्वर्णिम अतीत के प्रति आस्था जागृत की, उन्हें एकता के सूत्र में बांधने का काम किया। जैसे अगर आप देखोगे ना भाई 1857 के बाद और खासतौर से जब हम पढ़ते हैं भाई मेरे भारतेंदु युग, तो भारतेंदु युग में आप सबने देखा कि वहां पर खड़ी बोली हिंदी में कविता लेखन का दौर शुरू हुआ, क्योंकि पूरे देश को एक संदेश देना, मैसेज देना है भाई, क्योंकि सब जब अलग अलग भाषा बोलेंगे तो आजादी की लड़ाई में बात कैसे बनेगी ना। तो कह सकते हैं उसी समय अगर आप देखो साहित्य में यह भी बदलाव आपको दिखाई देगा कि सब लोगों ने क्या किया भाई, खड़ी बोली हिंदी में कविता लिखने की बात की। समझ, बंगाल में अकाल से मृत्यु हुई, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, बहुत सारे लोग मारे गए। इससे कह सकते हैं कि देश में अंग्रेजों के खिलाफ एक भयंकर गुस्सा, भयंकर आक्रोश है और हमारे देश में जिस प्रकार से जाति नष्ट भ्रष्ट होने की आशंका, यानी कैसे अंग्रेजों के खिलाफ जो शोषण दमन है इसकी, इस पर ही कह सकते हो कि छायावाद की पूरी पृष्ठभूमि है, क्योंकि इस समय की जो कविताएं हैं उन कविताओं में हमें यह सारी चीजें देखने को मिलती हैं। साहित्यिक परिवेश क्या है, अगर हम बात करें छायावाद की, तो भाई छायावाद की अगर आप देखो, छायावाद से पहले क्या है, द्विवेदी युग है, और दूसरा कह सकते कौन सा युग था, भारतेंदु युग है। भाई द्विवेदी युग में, द्विवेदी युग के ज्यादातर जो कवि थे ना, इतिहास को आधार बना करके उन लोगों ने खूब कविता लिखी, द्विवेदी युग के कवियों ने, ठीक है। और द्विवेदी युग क्या आप लोग कह सकते हैं 1900 से लेकर के 1918 तक द्विवेदी युग है, ठीक है। और इसी के बाद 1918 से लेकर के 1936 जो कविता लेखन का दौर है यही छायावाद है, ठीक है। द्विवेदी युग में कह सकते हो कि इतिहास को आधार बना करके इस प्रकार की कविता खूब लिखी गई, लेकिन आगे चल के कह सकते हैं कविता लेखन का दौर शुरू हुआ द्विवेदी युग के बाद, जब छायावाद का समय आता है तो इस समय कह सकते कविता का जो दौर है वो बदला। अब कविताओं में कह सकते राष्ट्रवाद, देश प्रेम, प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, ठीक है, अध्यात्म को लेकर के, ठीक है, इस प्रकार से कह सकते कविता लेखन का दौर यहाँ पर शुरू हुआ। अगर हम लोग बात करें, अगर हम बात करें छायावाद का आरंभ कब हुआ, देखिएगा जिसे मैंने आपको एक चीज बताई कि छायावाद जो है 1918 से लेकर के 1936 का समय है, छायावाद का समय, समझ गए। छायावाद का आरंभ कब हुआ, इस प्रश्न पर आज भी विवाद है भाई मेरे, छायावाद कब शुरू हुआ इसको लेकर के सभी कवियों में या साहित्यकारों में बड़ा विवाद है।
द्विवेदी युग सन 1920 में निष्प्रभावी हो गया। कहें द्विवेदी युग भाई मेरे 1920 में खत्म हो गया। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा पत्रिका सरस्वती की संपादन अवधि द्विवेदी युग की संज्ञा है। उनके काल का अंतिम चरण 1915 के आसपास है। कुछ लोगों का मानना कि भाई द्विवेदी युग 1915 के आसपास शुरू हो गया था। कुछ लोगों का मानना है कि जो द्विवेदी युग है 1915 के आसपास खत्म हो गया और छायावाद 1915-16 के आसपास शुरू है। कुछ लोगों का मानना है कि भाई मेरे छायावाद जो है 1918 से शुरू है। तो यही है 1915-16 में कह सकते हो कि द्विवेदी युग समाप्त हुआ और कह सकते हो 1918 से आप कह सकते हैं कि छायावाद का प्रारंभ है। छायावाद क्या है? छायावाद में कह सकते हैं यहाँ पर जो कविताएं हैं वो कह सकते हो कि गीति कविताएं हैं, ठीक है, या कह सकते हैं प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, दर्शन को लेकर के, अध्यात्म को लेकर के, इस प्रकार की कविता का जो लेखन का दौर है उसी को हम क्या कहते हैं भाई? छायावाद कहते हैं, ठीक है। इसको यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? छायावाद कह रहे हैं, यानी एक अलग दौर की कह सकते कविता है। छायावाद की कविताओं में अगर आप देखोगे तो फैंटेसी है, यानी कह सकते काल्पनिक कविताओं का लिखी गई, या कह सकते हैं कि छायावाद को आप लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो कविता लेखन का दौर है, जैसे मैंने बोला कि छायावाद में कैसी कविता लिखी गई? देश प्रेम, राष्ट्रवाद, ठीक है, या प्रकृति प्रेम, ठीक है, स्त्रियों को लेकर के लिखी गई, महिलाओं को लेकर के खूब लिखी, महिला शिक्षा हो या महिलाओं के सौंदर्य हो। और छायावाद में अगर आप देखोगे भक्ति को लेकर के भी बहुत सारे लोगों ने कविताएं लिखी। भक्ति को लेकर के, भक्ति भी छायावादी कवियों में खूब दिखाई देगा कि वो भक्ति को लेकर के लिख रहे हैं। छायावादी कवियों में अगर बात करूं तो छायावादी कवि कौन है? जैसे जयशंकर प्रसाद पहले कवि छायावाद के, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेवी वर्मा। ये कह सकते हैं कि छायावाद के 4 प्रमुख कवि हैं, इन्हीं में इनका नाम आता। अब छायावाद की अगर हम तो छायावाद को क्या बोला? छायावाद में भाई मेरे रहस्यवाद क्या है? भगवान को लेकर के, ईश्वर को लेकर के जब बात की जाए तो उसी को बोलते हैं रहस्यवादी कविता खूब लिखी गई छायावाद में। दूसरा छायावाद में किस प्रकार की कविता है? स्वच्छंदवाद। स्वच्छंदवाद का मतलब भैया स्वतंत्रता को लेकर के, महिलाओं की स्वतंत्रता हो, समाज में कह सकते जो अन्य जातियां उनको स्वतंत्रता मिले, समाज में बराबरी की बात हो, इस प्रकार की कविताएं कह सकते छायावाद में लिखी गई। प्रकृतिवाद, वही प्रकृति को लेकर के छायावाद में खूब कविता लिखी गई, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़। और छायावाद में कह सकते हैं वेदना को लेकर के, वेदना मतलब समझते हो दुख दर्द तकलीफ, चाहे महिलाओं के दुख दर्द तकलीफ हो, चाहे प्रेमी प्रेमिका। आप सबको पता ना, जब एक प्रेमी प्रेमिका प्रेम करते हैं तो इसी को हम लोग बोलते हैं भाई एक संयोग या प्रेम रस बोलते हैं। लेकिन जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं उसको हम लोग बोलते हैं एक प्रकार से विरह बोलते हैं, उसी को बोलते हैं वेदना। वेदना मतलब होता है दुख दर्द, ठीक है, चाहे महिलाओं के दुख हो या चाहे किसी प्रकार का प्रेमी प्रेमिकाओं के दुख रहे, इस प्रकार की कविता यानी वेदना पूर्ण कविताएं भी लिखी गई। दूसरा पलायनवाद, यानी यहाँ कह सकते हैं कि अगर आप देखोगे तो छायावादी कविताओं में हमें यह भी दिखाई देगा कि अन्य कविताओं का भी आपको दिखाई देंगे। यानी छायावादी कविताओं में तो आपको कहीं पर प्रेम की कविता दिखाई देगी, कहीं पर छायावादी कविता पढ़ोगे तो आपको दिखेगा सौंदर्य को लेकर के कवि खूब लिख रहा, सौंदर्य यानी सुंदरता को लेकर के, वो प्रकृति की सुंदरता हो, वो ईश्वर की सुंदरता हो, ठीक है, या कह सकते हो कि प्रकृति का चरित्र चित्रण भी छायावादी कवियों ने खूब किया। प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के छायावाद में हमें यह भी दिखाई देगा कि वो प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, इसको लेकर के खूब कविता लिखी। अवसाद को लेकर के, अवसाद क्या है? यानी जैसे अवसाद को हम उसको बोलते हैं डिप्रेशन उप्रेशन को लेकर के बोलते हैं भाई ना, जैसे मानसिक अशांति है, डिप्रेशन है, इसको लेकर के भी छायावादी का दिखाई देगा। छायावाद भावुकता और अवसाद का नाम दिया, यानी छायावाद में कह सकते हैं बहुत ज्यादा भावुक होकर के कविता लिखी जा रही है, या अवसाद डिप्रेशन में एक प्रकार से कवि है, या इस प्रकार के, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या करें? छायावाद। इस भ्रम को बढ़ावा देने का दायित्व छायावादी कवियों ने किया। छायावाद के कवियों के बारे में कह सकते हैं उन्होंने उनके जीवन में जो संघर्ष है, उस सामाजिक संघर्ष को लेकर के कह सकते हैं छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं को लिखा है। समझ रहे हैं? तो छायावाद को लेकर के भाई ये क्वेश्चन तो कन्फर्म आना है, 100% आना है, याद रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। छायावादी अगर मैं कवियों की बात करूं, छायावाद में 4 कवि हैं भाई मेरे, याद रखिएगा। छायावाद के पहले कवि हैं जयशंकर प्रसाद, याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं, जयशंकर प्रसाद जो हैं, ठीक है, ये छायावाद के अग्रदूत कवि माने जाते हैं। 20वीं शताब्दी में अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से सर्वाधिक प्रभावित किया।
कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं। जयशंकर प्रसाद का जन्म भाई मेरे 1889 में वाराणसी के एक प्रतिष्ठित परिवार में जन्मे। प्रसाद जी का जीवन पारिस्थितिक संघर्ष में रहा। भाई इनके जीवन में बड़ा संघर्ष रहा है, ठीक है। और एक याद रखना कि एक छायावाद की कवियों में आपको ये भी दिखाई देगा कि जीवन में भाई मेरे संघर्ष खूब किया इन लोगों ने। और कह सकते हैं इनकी कविताओं में अभी आपको वह संघर्ष दिखाई देगा। ये किस प्रकार से घर में ही कह सकते हैं इनकी पढ़ाई लिखाई हुई है। लाडले बेटे थे घर के, कह सकते हो। और इनकी अगर मैं कविताओं की बात करूं तो इन्होंने प्रारंभ में सबसे कलाधर नाम से एक ब्रज भाषा में छंद लिखा था। आगे चित्रहार, खड़ी बोली में बाद में जाकर के इन्होंने कविताओं का लिखना शुरू किया। जयशंकर प्रसाद ने प्रेम प्रतीक, करुणालय, कनक कुसुम, महाराणा का महत्व जैसे कह सकते कविताएं लिखी। 1918 में जयशंकर ने कह सकते झरना लिखा। झरना एक कविता है। आंसू और लहर जैसी कविताएं, और कह सकते इनकी एक बड़ी कविताओं में एक बात याद रखिएगा, कामायनी लिखा, ठीक है। दूसरा आंसू। तो जयशंकर प्रसाद की अगर मैं कविताओं की बात करूं तो भाई याद रखिएगा झरना, ठीक है, आंसू और कामायनी इनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट। केवल 48 वर्ष की अवस्था में कह सकते हैं इन्होंने इस दुनिया को छोड़ दिया और 15 नवंबर 1937 को इनका स्वर्गवास हो गया था। जयशंकर प्रसाद कह सकते हैं कि एक प्रकार से प्रेमी कवि है, रसिक कवि है, और इसने कह सकते हैं एक प्रकार से प्रेम को लेकर के, इस प्रकार को लेकर के, प्रकृति प्रेम हो, स्त्री प्रेम हो, नेचर प्रेम हो, इस प्रकार के प्रेम को लेकर के लिखने वाले कवि हैं। छायावाद के दूसरे कवि भाई मेरे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कह सकते हैं इन्होंने विद्रोह को लेकर के, और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं 1996 में बंगाल के मेदिनीपुर में इनका जन्म हुआ। और अगर इनका नाम निराला पड़ा है, ठीक है, क्योंकि निराली पर अगर निराला की बात हो, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने अगर आप देखोगे तो इनकी कविता कौन कौन, जैसे परिमल है, निराला ने बहुत कविता लिखी भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला पूरा नाम है। अनामिका, तुलसीदास, गीता कुंज, कुकुरमुत्ता, गीतिका, अरुणिमा, बेला, नए पत्ते, संध्याकली, अर्चना, आराधना, इनकी क्या बहुत फेमस कविताएं हैं। निराला के भाई जीवन में खुद भी संघर्ष रहा है और निराला ने जीवन में बड़े संघर्ष लिए हैं। इसलिए अगर आप देखोगे निराला की कविताओं में उनके जीवन के संघर्ष भी आपको दिखाई देने। एक विद्रोही कवि है। जब हम लोग चैप्टर में इनको पढ़ेंगे तो आपको डिटेल में जानने को मिलेगा। एक विद्रोही कवि है। समाज में भ्रष्टाचार है, रिश्वत है, पुलिस रिश्वत ले रही है, तो उसके खिलाफ गुस्सा है, नाराजगी है। इनकी कविताओं में हमें वह गुस्सा और नाराजगी अगर आप देखेंगे देखने को मिलेगी। कह सकते हैं कि छायावाद के तीसरे कवि कौन है भाई मेरे? सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति पुत्र बोला जाता है। क्या? ये प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के खूब कविता लिखे हैं। जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इसको लेकर के खूब लिखते हैं। प्रकृति प्रेमी कवि हैं। कौन है? सुमित्रा नंदन पंत। थोड़ा संस्कृत टाइप की इनकी भाषा आपको दिखाई देगी, संस्कृत निष्ठ भाषा लिखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत का जन्म 20 मई 1900 में कोसनी में हुआ। अन्य प्रकृति प्रेम इनमें बाल्यावस्था से रहा, यानी बचपन से कह सकते प्रकृति को लेकर के खूब लिखा। प्रकृति से ही कह सकते प्रेरणा लेकर के इन्होंने नाटक, कहानी, उपन्यास, निबंध आदि चीजों को लिखते हैं। अगर मैं बात करूं समय समय पर कह सकते सुमित्रा नंदन पंत पर गांधी के विचारों का, मार्क्स के विचारों का, अरविंद घोष जो है उनके विचारों से भी कह सकते प्रभावित रहे। अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं तो इन्होंने कई सारी कविताएं लिखी। जैसे इनकी कविता शिल्पी है, ठीक है, ग्रंथि है, गुंजन है, युगांता है, ज्योत्सना है, इनकी कुछ एक कविताएं हैं। याद रखिएगा कौन कौन सी कविताएं। और कह सकते हैं जो सुमित्रा नंदन पंत है इन्होंने, इनका 31 दिसंबर कह सकते हैं 1977 को इनका देहांत हुआ है, ठीक है। छायावाद की जो चौथी कवि है वो महादेवी वर्मा है, ठीक है, एक महिला है। और छायावाद की चौथी कवि महादेवी वर्मा है, एक महिला है। और महिला होने के नाते कह सकते हैं छायावाद में इन्होंने महिलाओं को लेकर के, स्त्रियों को लेकर के, या स्त्रियों और महिलाओं के जीवन में क्या संघर्ष है उसको लेकर के महादेवी वर्मा ने भाई लिखा, ठीक है। महादेवी वर्मा का जो जन्म है 1907 में फर्रुखाबाद में हुआ, ठीक है। और कह सकते बाद में इनकी कविता जैसे नीरहार है, नीरजा है, संध्या गीत है, इनकी कुछ कविताएं हैं। और कह सकते कि जीवन में इन्होंने विधवा का जीवन जिया है, लंबे समय तक कह सकते विधवा के रूप में रही हैं। और महिलाओं को लेकर के उन्होंने खूब लिखा कि किस प्रकार से हमारे समाज में महिलाओं का शोषण व दमन हो रहा है। महिला जो है कह सकते भाई अपने पिता पर आश्रित है, अपने भाई पर आश्रित है, अपने बेटों पर आश्रित है। महिलाओं को हमारे समाज में स्वतंत्रता नहीं है। और क्योंकि एक महिला, महादेवी वर्मा खुद भी महिला है, इस नाते से अगर आप देखोगे तो महिलाओं के कविताएं जो है कह सकते महादेवी वर्मा की आपको खूब देखने को मिलेगी।
छायावाद की अंतर वस्तु, देखो एग्जाम में कभी भी पूछे भाई मेरे छायावाद की अंतर वस्तु क्या, अंतर वस्तु का सिंपल सा मतलब होता है कि जो छायावादी कवि हैं, जो छायावाद में जो कविताएं लिखी जा रही हैं, वो किस प्रकार से किस विषयों पर कविता लिखी जा रही हैं। ठीक है, देखो छायावाद के 4 कवि मैंने बताए, सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव वर्मा। तो इन चारों लोगों के बारे में मैं आगे चैप्टर में चर्चा जरूर करूंगा। तो जब भी पूछे ना छायावाद की अंतर वस्तु, तो आपको वही लिखना है जो मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतर वस्तु पूछ ले, जयशंकर प्रसाद की अंतर वस्तु बताओ, या सुमित्रा नंदन पंत की अंतर वस्तु बताए, महादेव। अंतर वस्तु का मतलब ये होता है कि इस समय जो कविता लिखी जा रही है, जो कविता लेखन का दौर है, जो कविताएं लिखी जा रही थी, वो किस प्रकार की कविताएं थी, कौन कौन से विषयों पर कविताएं लिखी जा रही थी, इसी को बोलते हैं अंतर वस्तु। ठीक है, और ये मैं आपको बीच बीच में जब चैप्टर चलेंगे ना, जैसे जयशंकर प्रसाद से या महादेव वर्मा का, सुमित्रा नंदन पंत का आएगा, तो उसमें जो मैं बताऊंगा सेम क्वेश्चन आपको जब भी एग्जाम में पूछ ले कि छायावाद की अंतर वस्तु बताइए, तो आपको वही वाला लिखना पड़ेगा। ठीक, अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा जयशंकर प्रसाद और उनकी कविता, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और मैं कह सकता हूँ भाई जयशंकर को लेकर के आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो जैसे अगर आप लोग देखेंगे 2.5 बहुत इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आ सकता है, जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्वर बताइए। समझ रहे हो, जैसे एग्जाम में ये लोग पूछेंगे आपसे कि जयशंकर प्रसाद का क्या बताना, प्रमुख स्वर बताना, यानी जयशंकर प्रसाद जो हैं छायावाद के एक बड़े कवि है कह सकते हो। ठीक है, दूसरा क्या है, प्रमुख स्वर का मतलब हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद की जो कविताएं हैं, उनकी कविताओं में अगर हम लोग बात करें तो भाई उनकी जो पोयम है, कविताएं हैं, कौन कौन से विषय पर कविता लिखते हैं। जैसे जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस टाइप से भी एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है कि जयशंकर प्रसाद के प्रमुख स्वर बताइए, या जयशंकर प्रसाद के प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। कोई भी क्वेश्चन में अगर जयशंकर प्रसाद को लेकर के एग्जाम में आ रहा है, समझ रहे हो, तो आपको क्या बताना कि जयशंकर प्रसाद जी जो कविताएं लिख रहे हैं, खासतौर से छायावाद के एक प्रमुख कवि है जयशंकर प्रसाद, तो उनकी कविताओं में किस प्रकार के लिख रहे हैं। ठीक है, जैसे जयशंकर प्रसाद का शिल्प विधान लिखिए। शिल्प विधान या सौंदर्य शिल्प का मतलब होता है कि कवि जो कविता लिख रहा है, कविता में भाषा कैसी है, शैली कैसी है, अलंकार छंदों का प्रयोग करता है, किस प्रकार की कविता लिखते हैं, या उनकी कविताओं की खासियत क्या है, इसी को बोलते हैं भाई मेरे शिल्प विधान। तो शिल्प विधान, प्रमुख स्वर, या इसको बोलते हैं प्रवृत्तियां, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और यही एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। और जैसे मैंने बोला कि जयशंकर प्रसाद को लेकर के एग्जाम में आपको भाई मेरे 16 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं जयशंकर प्रसाद की। तो देखो जयशंकर प्रसाद जो है छायावादी कवि हैं, 4 कवियों में कह सकते हैं, पहले कवि छायावाद के 4 कवि है ना, तो उसमें कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद की हम वो बात करने वाले हैं। अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद ने भाई मेरे चित्रधारा, प्रेम प्रतीक, करुणालय, महाराणा का महत्व, कनक कुसुम, झरना, आंसू लहर, कामायनी, इस प्रकार की इन्होंने कविताएं लिखी हैं। जयशंकर प्रसाद की अगर मैं कुछ कविता बताऊं तो जैसे चित्रहार, कामायनी, आंसू लहर, झरना, कनक कुसुम, महाराणा का महत्व, करुणालय, ये जयशंकर प्रसाद ने कविता लिख रखी है। जयशंकर प्रसाद के कुछ नाटक भी लिखे जयशंकर प्रसाद ने, जैसे सज्जन, कल्याणी, राजश्री, विशाखा, अजातशत्रु। ठीक है, ज्यादातर ऐतिहासिक नाटक है, जैसे चंद्रगुप्त, ध्रुव सोमनी, स्कंदगुप्त, यानी कह सकते जयशंकर प्रसाद ने भाई कुछ नाटक भी लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने उपन्यास भी लिखे, जैसे जयशंकर प्रसाद का एक बड़ा उपन्यास है कंकाल, तितली, ईरावती जो है पूर्ण है, पूरा नहीं पाया। यानी जयशंकर प्रसाद ने निबंध भी लिखे हैं। जयशंकर प्रसाद ने कहानी भी लिखी है, जैसे आकाशदीप आप लोगों ने पढ़ी होगी, जयशंकर प्रसाद की कहानी है, छाया है, इंद्रजाल, ये जयशंकर प्रसाद की लिखी हुई कहानियां हैं। ठीक है, अगर हम लोग बात करें तो जयशंकर प्रसाद की बात करेंगे, छायावाद के एक प्रमुख कवि हैं, और उन्हें तमाम अगर आप देखेंगे भाई उनकी कविताएं भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्वर, अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात करूं तो जयशंकर प्रसाद की अगर हम कविताओं को देखेंगे, इतिहास और संस्कृति को लेकर के उन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद को अगर आप देखोगे तो उनकी कविताओं में आपको एक चीज देखने को मिलेगी कि कवि जो है वो कह सकते कि इतिहास, क्योंकि जयशंकर प्रसाद का जो समय कह सकते उस समय हमारा देश गुलाम है, आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है और देश में कह सकते हो भाई मेरे स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं,
ऐसे समय में कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने स्वतंत्रता संग्राम को देखते हुए हमारे देश के क्रांतिकारियों में जोश भरने के लिए कह सकते हैं उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं उन्होंने लिखी। जयशंकर प्रसाद जी ने राजनीति हो, संस्कृति हो, धर्म हो, व्यापार हो, इस प्रकार की कविताएं कह सकते हैं उन्होंने लिखी और कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के लोगों में कह सकते हो राष्ट्रवाद की अगर मैं बात करूं, ठीक है, राष्ट्रवाद हो, देशभक्ति हो, इस प्रकार के भाव भरने का उन्होंने काम किया। जयशंकर प्रसाद जो है कह सकते हैं ऐतिहासिक बहुत लिखते हैं। इतिहास को आधार बना करके जयशंकर प्रसाद लिखने का बहुत है। जैसे जयशंकर प्रसाद भैया जैसे मान लो रामायण है, महाभारत है, पुराण उपनिषद है, इन ग्रंथों से भी कह सकते हैं लेकर के जैसे जयशंकर प्रसाद जो है इन्होंने चित्रकूट और अयोध्या का द्वार, महाराणा का महत्व, इस जैसे स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, इस प्रकार के उन्होंने साहित्य लिखे कह सकते हैं जो ऐतिहासिक साहित्य हैं, यानी हिस्टोरिकल जो पर्सन है, इतिहास में जो बड़े-बड़े नाम हुए, बड़े-बड़े जो क्रांतिकारी हुए इतिहास में जैसे मैंने बताया ना, जैसे जयशंकर प्रसाद ने कामायनी लिखा या जयशंकर प्रसाद की अगर बात करेंगे, जयशंकर प्रसाद ने नाटक लिखा भाई चंद्रगुप्त लिखा, स्कंदगुप्त लिखा। ये क्या बता रहा है कि भाई जयशंकर प्रसाद जो है इतिहास को आधार बना करके बहुत लिख रहे हैं। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जिस समय कह सकते हो कि कविता लिख रहे हैं, उस समय हमारे देश में क्या हो रहा भाई आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, ठीक है? यानी कह सकते हैं कि देश में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम चल रहा है, ठीक है? इसलिए कह सकते हैं कि इस समय के जितने कवि हैं, एक चीज आपको दिखाई देगा कि इन कवियों ने कह सकते हैं कि देश के लोगों में राष्ट्रवाद, देशभक्ति, देश प्रेम भरने का क्या किया भाई मेरे काम किया है। इस समय ऐसे साहित्य का लेखन कह सकते हैं यहाँ पर ज्यादा जोर पकड़ रहा था, ये ऐसे साहित्यिक कविताएं कह सकते हैं कि ज्यादा लिखी जा रही थी जिनमें राष्ट्रवाद देशभक्ति जो है भरने का प्रयास किया। अब जैसे जयशंकर प्रसाद की मैंने बात की, भाई जयशंकर प्रसाद इतिहास को आधार बना करके इतिहास का गुणगान कर रहे हैं ताकि क्रांतिकारियों में क्या कर सकें, उनमें देशभक्ति की भावना का उनमें देशभक्ति भावना को भरा जा सके, समझ गए? जयशंकर प्रसाद की अगर मैं दूसरी बात करूं तो इनका मुख्य स्वर क्या है, राष्ट्रीय चेतना और मानवीयता। देखो जयशंकर प्रसाद के समय आजादी की लड़ाई चल रही है, भैया देश अंग्रेजों का गुलाम है, तो जयशंकर प्रसाद की कविताओं में अगर आप देखेंगे तो देशभक्ति राष्ट्रवाद को लेकर के भी खूब लिखा गया है और मानवता को लेकर के भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने लिखा। जैसे जयशंकर प्रसाद की बात करूं, जयशंकर प्रसाद ने इंसानिय मूल्य, जैसे इंसानों में भाई प्रेम है, मोहब्बत है, सच्चाई है, अच्छाई है, हम सब में होना चाहिए। जयशंकर प्रसाद ने कह सकते हैं उन्होंने देश की एकता के लिए आत्म बलिदान की भावना ऐसे लोगों में हो, इसलिए कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद ने अपनी कविताओं के माध्यम से देश के लोगों में राष्ट्रीय चेतना यानी कह सकते हैं देशभक्ति भावना भरने का काम भी कह सकते हो कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया, ठीक है? यानी जयशंकर प्रसाद जो है राष्ट्रीय चेतना का कवि है, देशभक्ति को लेकर के उन्होंने खूब लिखा, यानी कह सकते हैं उन्होंने देशभक्ति की भावना जो है वह लोगों में भरे, ठीक है? लोगों में कह सकते हो कि लोगों में देशभक्ति, राष्ट्रवाद, देश प्रेम, इस प्रकार की जो भावना है वो लोगों में भरे, इसलिए कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने राष्ट्रवाद, देशभक्ति से प्रेरित खूब सारी कविताएं लिखी, समझ रहे हो? क्योंकि जयशंकर प्रसाद ने जैसे कविता में लिखा है, वह भारत वह है जहाँ के योद्धा वीर लड़ना और मिटना जानते हैं। इस प्रकार की उन्होंने कनक कुसुम में लिखा या शेर सिंह के साथ समर्पण में उन्होंने कविताओं में लिखा। तो जयशंकर प्रसाद कह सकते हैं देशभक्ति, राष्ट्रवाद की भी कविताएं उन्होंने लिखी, क्योंकि मैंने बताया ना कि इनका भाई समय ही ऐसा है, टाइम ही ऐसा है, क्योंकि उस समय आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही है, समझ रहे हो? अगला जयशंकर प्रसाद का मुख्य स्वर का प्रेम व्यंजना। भाई प्रेम के ऊपर भी जयशंकर प्रसाद ने खूब लिखा, प्रेम। और इन्होंने जयशंकर प्रसाद जो है प्रेम को प्रकृति यानी नेचर के साथ जोड़ने का प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद को कह सकते हैं भैया जवानी, यौवन, यौवन माने सुंदरता और होता सौंदर्य, यानी प्रेम का कवि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जो कह सकते हैं भाई मेरे पूरे छायावाद में कह सकते हैं उन्होंने इस प्रकार से भावनात्मक प्रेम को दिखाने का प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद उनमें कवि का निजी भावना दिखती है। छायावाद की विशेषता यह कि यहाँ पर संस्कार हमें दिखाई देते हैं, यानी इस समय का जो प्रेम है वो एक प्रकार से आंतरिक प्रेम है, एक दूसरे के सामने। तो जयशंकर प्रसाद ने कह सकते हो भाई उन्होंने प्रेम पर भी कई सारी कविताएं लिखी, प्रेम को समर्पित। प्रेम में कह सकते भाई इसमें कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा अश्लीलता के भाव नहीं है। इस समय का जो प्रेम है वो कह सकते हैं एक प्रकार से आंतरिक प्रेम है, सूक्ष्म प्रेम है। जैसे जयशंकर प्रसाद की एक कविता है कामायनी,
कामायनी में जयशंकर प्रसाद ने प्रेम को कई सारे रूप बताए हैं। प्रेम का कई सारा रूप है, जैसे तामस प्रेम है, राजस प्रेम है, सात्विक प्रेम है। प्रेम और वासना में कह सकते उन्होंने डिफरेंस भी बताया है। जयशंकर प्रसाद की कविता है भाई कामानी। कामानी में उन्होंने ईड़ा ईड़ा नाम की एक महिला है, उसके माध्यम से जयशंकर प्रसाद जी ने राजस प्रेम की बात की है। मनु है कामायनी में, तो उसके माध्यम से उन्होंने कह सकते तामस प्रेम की बात की है। कामायनी कविता में एक महिला श्रद्धा है, उसके माध्यम से कह सकते कि जयशंकर प्रसाद जी ने सात्विक प्रेम की बात की है। तो जयशंकर प्रसाद जो प्रेम का वर्णन तो करते हैं, प्रेम के बारे में तो बताते हैं, लेकिन हम लोग यह भी कह सकते हैं कि प्रेम के कई सारे रूपों के बारे में कह सकते उन्होंने लिखा, जैसे राजस प्रेम, तामस प्रेम, सात्विक प्रेम, ठीक है। और कौन सी कविता में ऐसी बात की गई भाई? कामायनी, ठीक है। अगर हम कामायनी को पढ़ते हैं, जैसे जयशंकर प्रसाद की कविता है लहर है, झरना आंसू है। 3-4 कविताओं का नाम फिर मैं बताता हूँ। जयशंकर प्रसाद की कविता है भाई मेरे प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू। नाम हमें याद होने बहुत जरूरी है। अगर आपको नाम याद रहेगा तो इसको ब्लैक पेन से लिखना, क्योंकि नंबर ज्यादा मिलेगी, टीचर को पता चले कि भाई बच्चे को पता है कि कौन कौन सी कविता है। तो जयशंकर प्रसाद की कविता जैसे हो गई भाई मेरे प्रेम पथिक, लहर, झरना, आंसू। इनमें कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने प्रेम को लेकर के एक प्रकार से बताने का प्रयास किया है, प्रेम को दर्शाते हैं। जयशंकर प्रसाद का जो प्रेम है वो दोनों प्रकार का प्रेम है। संयोग यानी जिसमें प्रेमी प्रेमिका भैया मिल जाते हैं, वो संयोग प्रेम को भी दिखाने का प्रयास किया है। और वियोग यानी जब कहते हो जब प्रेमी प्रेमिका जब बिछुड़ जाते हैं तो हम लोग उसको वियोग प्रेम कहते हैं। तो इस प्रेम को भी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। जयशंकर प्रसाद जब प्रेम के बारे में कविताओं में लिखते हैं तो कह सकते हैं उन्हें उस प्रेम में शील है, संयम है और शिष्टाचार कभी नहीं टूटता है। यानी जयशंकर प्रसाद जब प्रेम पर लिखते हैं तो बहुत संयमित होकर के लिखते हैं, ठीक है। ऐसा प्रेम नहीं है कि उसमें अश्लीलता है, या कह सकते हो कि एक दूसरे को भाई एक प्रकार से व्यक्ति कह सकते हो बहुत ज्यादा खुद के बारे में सोच रहा। तो जयशंकर प्रसाद जी जब प्रेम के बारे में लिखते हैं तो उसमें संयम है, शिष्टाचार की भावना हम लोगों को देखने को मिलती है। समझे? यानी जयशंकर प्रसाद के प्रेम में कह सकते हैं कि यानी इस इनके जो इनके कविताओं में जो प्रेमी है वो प्रेम को कह सकते गलियों में खोजता है, ढूंढता है। प्रेम का यह प्रभाव है। समझ रहे हो? कामानी कविता के माध्यम कामानी को भी अगर आप पढ़ेंगे तो जयशंकर प्रसाद जी ने वहां पर कह सकते हो कि एक अलग प्रेम दिखाने का प्रयास किया। तो कामानी का जिक्र जरूर करिएगा। जयशंकर प्रसाद की एक कविता है जिसमें भाई मेरे प्रेम को लेकर के उन्होंने काफी बातें कर रखी है। समझ गए? अगला हम लोग बात करेंगे सौंदर्य चेतना। जयशंकर प्रसाद जी ने सौंदर्य के ऊपर, सौंदर्य मतलब वही होता है भाई सुंदरता। तो जयशंकर प्रसाद जी, सुंदरता कई प्रकार की होती है। एक तो सुंदरता यौवन की सुंदरता, जैसे किसी महिला की सुंदरता है, ठीक है। दूसरा होता भाई मेरे प्रकृति की सुंदरता, नेचर, प्रकृति, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़ सुंदर हैं तो हम लोग इसकी भी सुंदरता का गुणगान करते हैं। समझ रहे हो? तो जयशंकर प्रसाद जी ने सौंदर्य चेतना को भी लिखा है। जैसे जयशंकर प्रसाद जो है उन्होंने प्रकृति की सुंदरता, पुरुष की सुंदरता, महिला की सुंदरता, इस जगत की सुंदरता और सभी जीवों की सुंदरता की बात की है। यो सौंदर्य मनुष्य का आकर्षण का केंद्र है। भाई जो सौंदर्य होता है वो मनुष्य का आकर्षण का केंद्र होता है, अतः कवि उसके प्रति आकर्षित है। यानी भाई ठीक है, छायावादी कवियों ने तो कल्पना और सौंदर्य को लोक का ही लोक कवि कर, नहीं छायावाद के जितने कवि हो भाई कल्पना, कल्पना मतलब इमेजिनेशन। कवि क्या करता है? कल्पना ही तो करता है। समझ रहे हो? कवि कह सकते हो भाई मेरे जो भी कविता लिख रहा है उसमें किसके आधार पर? कल्पना। और छायावाद के जितने कवि उसमें हमें एक चीज देखने मिलेगी कि कवि जो है कल्पना कर रहा है और सौंदर्य का कवि है। तभी तो जयशंकर प्रसाद जी को लोक सौंदर्य का कवि कहा गया है। जैसे उन्होंने कहा कि ले चला मुझे बुलावा लेकर मेरे नाविक धीरे धीरे, जिस निर्जल में सागर लहरी अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो तो ताज कोलाहल की अवनी रे। तो कह सकते हैं कि इसमें निश्चल प्रेम की बात, निश्चल प्रेम मतलब समझते हो कि भाई एक दूसरे से प्रेम कर रहे हैं लेकिन कह सकते हैं किसी से कुछ पाने की इच्छा नहीं है। निश्चल यानी आप कह सकते हैं यानी नहीं शुद्ध मन से भाई प्रेम कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो इस प्रकार यानी कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद जी ने सौंदर्य यानी सुंदरता की बात की। सौंदर्य और किस प्रकार का सौंदर्य? जैसे प्रकृति की सौंदर्य की बात की। भाई प्रकृति यानी नेचर कह सकते हैं, जैसे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इनकी सुंदरता का भी वर्णन कह सकते हैं जयशंकर प्रसाद की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है। और जैसे कह सकते हो नारी की सुंदरता, महिला की सुंदर, जैसे उसके बाल हैं, उसके नयन है, उसके आँख हैं, होंठ हैं, गाल हैं, कमर है, इनकी सुंदरता का वर्णन कवि कर रहा है। या कह सकते हैं इस संसार में जितने जीव हैं, इसकी भी सुंदरता का भाई वर्णन होता है। जैसे इस संसार में जितने जीव हैं, कवि उनकी सुंदरता का वर्णन कर रहा है।
ठीक है? जो हमें जीव-जंतु दिखाई दे रहे हैं, जो हमें पेड़-पौधे दिखाई दे रहे हैं, जो हमें नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पर्वत दिखाई दे रहे हैं, इनकी सुंदरता का वर्णन भी कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से किया है। जैसे जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति की सुंदरता का गुणगान अपनी कविताओं में खूब किया है। जयशंकर प्रसाद जो कह सकते हो कि भाई मेरे, इन्होंने कह सकते हो कि प्रकृति को एक जीवित प्राणी माना है। यानी कह सकते हैं ये लोग जब कविता लिखते थे तो इनको लगता था प्रकृति वो निर्जीव नहीं है बल्कि सजीव है, वो भी हम मनुष्यों की तरह है। इस प्रकार से कह सकते हो कि यानी जीवंत, संवेदनशील दिखाई देता है। कह सकते हैं कि जैसे ज़्यादातर जो कवि होते हैं ना, प्रकृति के ज़रिए नारी की सुंदरता का गुणगान करते हैं। जैसे भाई महिला के जो नयन है वो झील की तरह है, आप समझ रहे हो? इस प्रकार की आपने कवियों का वर्णन सुना होगा। तो कह सकते हैं कि प्रकृति के ज़रिए जो कवि है, वो महिलाओं की सुंदरता का भी गुणगान करते हैं और प्रकृति और जो हमारा नेचर है, जैसे मैंने बताया ना प्रकृति में जैसे भाई मेरे झील है, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, ठीक है? इनकी सुंदरता का गुणगान भी कह सकते हो कि कवि जो है वो करता रहता है। जयशंकर प्रसाद जी की जैसे लहर है, कविता है या कह सकते हो आंसू है, इन कविताओं में कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जी प्रकृति यानी नेचर की सुंदरता का गुणगान हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलता है। जैसे गगन है, आकाश है, अंबर है, इस प्रकार के जैसे अगर बताऊँ जैसे जयशंकर प्रसाद जी उषा, रात्रि, बसंत, सरिता, दीप, सागर, झरना, इनकी कविताओं में ये शब्द आ रहे हैं ना, जैसे भाई उस, रात्रि, बसंत, सरिता, सरिता मतलब नदी होता है, ठीक है? दीप, दीप तो सबको पता है दिया, सागर, तालाब सबको पता है, झरना सबको पता है, तो प्रकृति हमारा नेचर ही है ना। तो इस प्रकार से इनकी कविताओं में कह सकते हैं कि प्रकृति को लेकर के वर्णन इनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिल रहा है ना। क्योंकि कवि जो है वो प्रकृति और नेचर को लेकर के लिख रहा है, ठीक है? जैसे मैंने आपको बताया, नारी भावना का सौंदर्य, भाई कह सकते हो जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में नारी की सुंदरता का भी गुणगान किया है। जैसे छायावाद की विशेषता है कि इन कवियों ने नारी के बाह्य और नख शिखर वर्णन से हट करके नारी की अंतर आत्मा की शक्ति पर केंद्रित किया है। यानी कह सकते हैं छायावाद के जितने कवि हैं नारी की बाहरी सुंदरता मतलब जैसे गाल कैसे हैं, होठ कैसे हैं, बाल कैसे हैं, कमर कैसे, ये बाहरी सुंदरता है। बल्कि कह सकते हैं नारी की आंतरिक सुंदरता का वर्णन किया। आंतरिक सुंदरता जैसे दयालु है, ममता है, ठीक है? या सहनशील है, ठीक है? इस प्रकार की चीज़ों का वर्णन भी कह सकते हैं उन्होंने जयशंकर प्रसाद जी ने अपनी कविताओं में नारी की सुंदरता का वर्णन भी कर सकते हैं भाई हम लोगों को। जैसे नारी की आंतरिक मतलब इंटरनल, महिलाओं में आंतरिक सुंदरता क्या है? जैसे दयाशील है भाई, दया है जीव में दया, क्षमाशील है भाई किसी को माफ़ कर देती है, ये सुंदरता की बात बताई। ममता है, ठीक है? ये नारी के कह सकते हो कि आंतरिक और बाहरी दोनों सुंदरता का वर्णन कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद या छायावाद के जितने कवि हैं कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से नारी की सुंदरता का वर्णन भी हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है। गीति सुंदरता, गीति सुंदरता का मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि जो ये प्रकृति है, नेचर उसके साथ-साथ जो गायन की शैली है, गीति काव्य शैली में, यानी कह सकते हैं कि जयशंकर प्रसाद जो कविताएँ लिखते हैं, उनको भाई मेरे गाया भी जाया जा सकता है, गीतों के माध्यम से। इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी कविताओं का वर्णन किया है। या अगर हम जयशंकर प्रसाद की कविताओं की बात करें, तो जयशंकर प्रसाद को लेकर के, जैसे रहस्य को लेकर के, दर्शन को लेकर के जयशंकर प्रसाद ने खूब कविता लिखी है। जैसे अगर मैं जयशंकर प्रसाद की बात तो रहस्य क्या है? रहस्यवाद का मतलब है भगवान को लेकर के, परमात्मा को लेकर के, भई भगवान को लेकर के इन लोगों ने कहा कि भगवान जो है रहस्य है, ठीक है? इन लोगों ने कह सकते हैं कि यानी ईश्वर को लेकर के या ईश्वर के ज़रिए इन लोगों ने कहा कि जैसे जयशंकर प्रसाद ने बहुत सारी कविताएँ जैसे शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय, गांधी के दर्शन को लेकर के, वेद पुराणों को उपनिषदों को लेकर के, इस प्रकार के भाव भी कह सकते हैं, इस प्रकार की कविताएँ भी हम लोगों को जयशंकर प्रसाद की देखने को मिल रही है। ठीक है? तो ये बता रहा कि जो कवि है वो रहस्य मतलब होते हैं ईश्वरीय रहस्य की बात हम लोग कर रहे हैं। परमात्मा का क्या रहस्य है? भगवान का क्या रहस्य है? या भगवान का क्या दर्शन मतलब यानी फिलॉसफी कह सकते हो आप, ठीक है? क्योंकि कभी कई बार कह सकते हो कि फिलॉसफी भी देता है कि वो समाज को संदेश भी दे रहा है। तो इस प्रकार की कविताएँ भी कह सकते हैं हम लोगों को जयशंकर प्रसाद की देखने को मिलती है। समझ में आ रहा? तो भाई जयशंकर प्रसाद का प्रमुख स्वर या कई बार एग्ज़ाम में पूछेगा कि जयशंकर प्रसाद की प्रमुख प्रवृत्तियाँ बताइए। तो आपको बताना पड़ेगा कि जयशंकर प्रसाद जी जो कविताएँ लिख रहे हैं, उन कविताओं कौन-कौन से विषय पर जयशंकर प्रसाद कविता लिख रहे हैं। प्रमुख स्वर का मतलब यही होता है, जैसे कुछ कविताओं का नाम आपको पक्का पता होना चाहिए। कामायनी, झरना, आँसू, प्रेम पथिक,
ठीक है? ये क्या? जब आपको पोएम का नाम पता रहेगा, कविताओं का नाम पता रहेगा, तो आपको जब आप इसका लिखोगे, जैसे आप कविता को, जैसे आप पेपर लिख रहे हैं, तो उसमें जैसे कविताओं का नाम मैं जो बोला, वही कविताओं को हमेशा नाम ब्लैक पेन से लिखिए, ताकि टीचर का ध्यान जाए, ताकि उसको पता चले कि बच्चे को भाई सच में पता है कि जयशंकर प्रसाद ने कौन-कौन सी कविता लिखी है, समझ रहे हो? ये तो आप दुनिया भर का वर्णन कर देंगे, प्रेम के ऊपर दुनिया भर के ऊपर करा, लेकिन पोएम हम डिफाइन कर, जैसे मैंने कामायनी का एग्जांपल देकर के आपको बताया ना, कि बताया कि कामायनी में जो जयशंकर प्रसाद है वो प्रेम को लेकर के क्या करे हैं, अलग-अलग जो उसमें कैरेक्टर हैं। तो इस प्रकार से अगर हम लोग एग्जाम में कोई किसी क्वेश्चन को लिखेंगे, तो भाई कह सकता हूँ कि एग्जाम में ज़्यादा नंबर मिलने की जो संभावना है, वो रहेगी ही रहेगी। ठीक। अगला हमारा चैप्टर रहेगा भाई मेरे, तीसरा चैप्टर क्या रहेगा? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और उनकी कविता। अगले कवि का नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगर आप देखेंगे तो जैसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा ना कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतर वस्तु बताओ। अंतर वस्तु मतलब ये होता है कि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो कविता लिखते हैं वो कौन कौन सी, उनकी कविताओं किस किस चीज के ऊपर उन्होंने कविता लिखी। यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का काव्य स्वर भी इसको बोल सकते हो, और अंतर वस्तु भी इसी को बोला जाता है। याद रखिए, एग्जाम में जब एग्जाम देने आप जाएंगे ना, तो कभी लिख देगा काव्य वस्तु, अंतर वस्तु बताओ, प्रमुख स्वर बताओ, मुख्य स्वर बताओ, इन सब का मतलब जो है एक ही होता है, कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ठीक है? यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अंतर वस्तु, प्रमुख स्वर, या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जा रहा है तो हमको यही बताना पड़ेगा। दूसरा, जैसे निराला जी की रचना विधान बताइए, रचना रचना विधान बोले, सौंदर्य शिल्प बोले, इसका भी मतलब एक होता है। इसका मतलब होता है कि जो कवि जो कविता लिख रहा है वो किस भाषा में लिखते हैं, अलंकारों का कैसे प्रयोग करते हैं, इस प्रकार की बातें, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संरचना शिल्प बोलते हैं या रचना विधान बोलते हैं, ठीक है? और एक बात बताऊं, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को भी लेकर के एग्जाम में हम लोगों को क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, मैं कंफर्म बता रहा हूं, ठीक है? तो चलिए भाई देखते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। भाई निराला भी जो है छायावाद के एक महत्वपूर्ण कवि हैं। 19वीं शताब्दी में कह सकते हो, 19 सेंचुरी में सूर्यकांत त्रिपाठी यानी 19वीं शताब्दी में राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक चेतना भारतीय जीवन में हमें प्रभाव से दिखाई देती है। और इस युग में कह सकते हो कि छायावादी कवियों में नाम बात करेंगे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। और ये ऐसा समय, जिस समय कह सकते कि देश गुलाम है, राष्ट्रवाद, देशभक्ति की भावना, इससे प्रेरित अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो कविताएं हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो इनके भाई क्या पढ़ना, प्रमुख स्वर की बात करेंगे, या प्रमुख प्रवृत्तियां, किस प्रकार की कविताएं इन्होंने लिखी है। तो अगर मैं निराला की बात करूं तो इनकी थोड़ी कविताओं की मैं बात कर देता हूँ। भाई इन्होंने बहुत सारी कविता लिखी है। अगर मैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करूं, समझ रहे हो? तो जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने वह तोड़ती पत्थर, राम की शक्ति पूजा, समझ रहे हो, या सरोज स्मृति, ये इनकी कुछ कविताएं हैं, समझ रहे हो? जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने गीतिका, ये कविता लिख रखी है, ठीक है? ये सब क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं हैं। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अप्सरा, अलका, प्रभावती, काले कारनामे, शकुल की बीबी, ठीक है, इस प्रकार की इनकी क्या है, कविताएं हैं। ये इन्होंने जो अपनी कविताएं लिख रखी हैं, ठीक है? क्योंकि कविताओं का नाम हमें याद होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अनामिका, गीतिका, परिमल, इनकी कुछ कविताएं हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। अरुणिमा, बेला, नए पत्ते, क्योंकि कविता का नाम अगर हमें पता रहेगा तो एग्जाम में क्या हो सकता है भाई, मार्क्स मिलने में बहुत ज्यादा रहेगा। क्योंकि टीचर को ये मैसेज जाना जरूरी है कि भाई पता है कि भाई कौन कौन सी कविता है। तो देखिएगा, निराला जी की काव्य की अंतर वस्तु, कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं हैं वो कौन, कह सकते हो, किस किस विषयों पर कविता लिखते हैं। जैसे 1916 में जूही की कली जो थी, निराला जी की एक प्रमुख कविता है, ठीक है, जिसमें वे साधना लीन है। निराला कह सकते हो कि उनकी जो कविताएं हैं उनके परिचय हम बात करेंगे खास तौर से। काव्य संवेदना, यानी अगर हम बात करें तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविता अगर आप देखेंगे तो इन्होंने राष्ट्रीयता की भावना बहुत लेकर के खूब क्योंकि भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जो समय, उस समय कह सकते हैं देश गुलाम है। तो कह सकते हैं कि कवि ने राष्ट्रीय भावना, निराला जी ने, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है नव जागरण के कवि हैं।
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कह सकते हैं कि राष्ट्र की गुलामी से बंधन से मुक्ति की लालसा में उन्होंने प्राय कवियों के मुख्य विषय रहा, यानी कह सकते हैं देश गुलाम है, इसलिए कह सकते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की जो कविताएं उसमें कह सकते हो कि देशभक्ति की भावना और हमारा जो देश गुलाम है, भाई देश कब आजाद होगा, इस प्रकार की भावना कह सकते हो कि इनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलती है। भारतीय जनता को कह सकते हैं उन्होंने संबोधित करने के लिए कह सकते हैं इस प्रकार से संदेश दिया या मैसेज दिया, ठीक है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी ने कविता में लिखा, जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अभिरात, इसलिए कभी आत्म बलिदान के लिए माँ भारती के चरणों में खुद को समर्पित करने की बात कर रहा है, समझ लो भाई। सूर्यकांत त्रिपाठी लाल अपनी कविता में कह रहे हैं कि जागो जागो आया प्रभात, बीती वह बीती अंधिरात। तो कहने का मतलब कि भाई अब समय आ गया है कि भाई मेरे कि हमें हम लोगों को देश के लिए कुर्बान हो जाना है, समझ गए। दूसरी अगर बात करें, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अद्वैत भावना को लेकर भी खूब लिखा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अगर मैं बात करूं तो उन्होंने देशभक्ति के साथ साथ कह सकते हैं उन्होंने संवेदना को भी स्पर्श किया। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने कविताओं में जैसे परिमल कविता है, अनामिका, गीतिका, अर्चना, बेला, ये कविताओं के नाम है, अरुणिमा, इन कविताओं में कह सकते हैं निराला जी की अद्वैत भावना, जिसमें कह सकते हैं उन्होंने भाई यानी कह सकते हैं कि संवेदना यानी एक भावनात्मक स्वर जो है प्रयास किया, यानी कह सकते हैं जयशंकर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है ना, ये कह सकते हैं भाई संघर्ष का कवि है, वेदना का कवि है, पीड़ा के कवि है, दुख को बहुत गाया सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, क्योंकि इनके जीवन में कह सकते हो इनके जीवन में खुद ही दुख रहा है, जीवन भर भाई दुखी रहे हैं, ठीक है। बाकी चीजों को लेकर के बड़ा संघर्षशील जीवन जिया है। तो कह सकते हैं जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर कह सकते हो भाई मेरे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद जी के विचारों का बड़ा प्रभाव पड़ा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर किसका प्रभाव पड़ा भाई? स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण परमहंस, इनका जब प्रभाव पड़ा तो कह सकते हैं निराला जी ने इस प्रकार की कविता लिखी जैसे परिमल, अनामिका, गीतिका, अर्चना, बेला, इस प्रकार की जिसमें अद्वैत भावना यानी जिसमें कह सकते हो धार्मिक भावना हमको देखने को मिलती है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो उन्होंने करुणा और पीड़ा को लेकर के खूब लिखा, दुख दर्द को लेकर के उन्होंने कह सकते हो भाई मेरे खूब गाया, जैसे विधवाओं को लेकर के, महिलाओं को लेकर के, ठीक है। जैसे इसने निर्झर बह गया, विधवा, दुख दर्द को कह सकते हैं जैसे महिलाओं को क्या दुख है, क्या दर्द है, क्या तकलीफ है इस भारतीय समाज में, इस प्रकार की चीजें कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लिखने की बात की। महिलाओं की जो वेदना, जो दुख है, दर्द है, उसको उन्होंने कह सकते हैं अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा। यही तो करुणा, करुणा मतलब होता है एक प्रकार से जो किसी को देख करके भाई मेरे हमें जो दुख हो रहा कि ठीक है, या गरीब को देख करके या भिखारी को देख करके या किसी महिला को देख करके हम लोगों को जो दुख दर्द होता है, भाई कोई दूसरी महिला दुखी है और हमें देख करके उसे दुख हो रहा है, तब कवि जो है कविता लिख रहे हैं, इसको बोलते हैं भाई करुणा, ठीक है। यानी आप दूसरे के दुख को देख करके स्वयं भी दुखी हो रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने विधवा लेकर के, जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता है स्मृति सरोज, विधवा, मैं अकेला, इन कविताओं में कह सकते हैं उन्होंने एक प्रकार से दुख, दर्द और पीड़ा को लिखने का प्रयास किया है। व्यंग और आक्रोश को भी लिखा है। जयशंकर यानी अगर हम लोग बात करें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, उन्होंने अपनी कविताओं में जैसे उनकी कविता की बात कुकुर मुत्ता, गरम पकौड़ी, बादल राग, इसमें कह सकते हैं उन्होंने जो गुस्सा है, इस देश में महंगाई है या कह सकते हैं देश में तमाम समस्याएं हैं, उन समस्याओं का भाई कह सकते हो कि समाधान नहीं हो रहा है, लोग परेशान है, समझ लो। और हाथ से व्यंग को लेकर के आक्रोश मतलब समझते हो जो खीजपन है कि भाई इतना प्रयास कर रहे हैं हम लोग, तब भी चीजें व्यवस्थाएं ठीक नहीं हो रही हैं और देश में कह सकते हो तमाम चीजें मची हुई हैं, इसी को हम लोग यहाँ पर क्या बोल रहे हैं भाई आक्रोश, यानी कह सकते गुस्सा और आक्रोश को कह सकते सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं के माध्यम से लिखा। जैसे उनकी कविताओं का पहले मैंने बोला ना कि झिंगुर डांट कर बोला, ठीक है, डिप्टी साहब आए, ठीक है, ये कविताओं के नाम है, ठीक है। दागा की, कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, ये कविताओं का नाम है। देखे जैसे कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी और बादल राग, ये इनकी कविता है, ठीक है। जैसे हमारे समाज में भैया किसानों का शोषण है, जमींदार का सिपाही लठ कंधे पर डाले आया और लोगों की ओर देखकर कहा, डेरे पर थानेदार आए हैं, डिप्टी साहब ने चंदा लगाया, 1 हफ्ते के अंदर देना है, चलो बता दे आओ। कहने का मतलब क्या है कि एक प्रकार से किस प्रकार से गरीब आदमी का इस देश में शोषण व दमन हो रहा है कि भाई एक जमींदार साहब
जो लोगों से पैसा माँग रहे हैं, पैसा हड़प ले रहे हैं और एक पुलिस वाले के माध्यम से ले रहे हैं, इस दर्द को, इस दुःख को, इस या कह सकते हैं इस आक्रोश या गुस्से को लिखने का प्रयास कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से किया। जैसे उनकी कविता मैंने बोली ना, डिप्टी साहब आए हैं, या मैंने उनको बोला कुकुरमुत्ता, गरम पकौड़ी, बादल राग, इन कविताओं के माध्यम से कह सकते हो भाई मेरे कि खास तौर से जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कह सकते हो उन्होंने आक्रोश यानी गुस्से को लिखने का प्रयास किया। समाज में जो समस्याएँ हैं, ठीक है? समाज में जो विषमता है, अमीरी-गरीबी जो है, समझ रहे हो? समाज में जो एक प्रकार से कह सकते हैं कि महिलाओं की तमाम समस्या है, या समाज में रिश्वतखोरी है, भ्रष्टाचार है, इस प्रकार से चीज़ों को लेकर के उन्होंने व्यंग भी लिखे हैं और अपने गुस्से को भी उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से इज़हार किया है। दूसरा, परंपराओं को लेकर के हमारा जो समाज है, उस प्रकार से दकियानूसी या पुरानी परंपराओं में जिस प्रकार से जकड़ा हुआ इसको लेकर के लिखा, और जो आधुनिकता है, जो नया ज़माना है, इसके साथ टकराहट। आप देखो हमारे समाज में कुछ लोग जो भाई पुरानी परंपराओं के बड़े समर्थक हैं, पुरानी चीज़ें बहुत अच्छी थी, आज का ज़माना बहुत खराब है, आज के लोग बहुत खराब हैं। तो पुरानी परंपरा और जो नया ज़माना फैशन है, इनके बीच में जो टकराहट है, जो टकराव है, इसको लेकर के भी कह सकते हो कि ये भई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास किया है। देखा होगा हमारे समाज में बहुत सारे लोग पुरानी परंपराओं में जकड़े हुए, पुरानी परंपराओं को मानते रहते हैं। जैसे इन्होंने कविता लिखी भाई जूही की कली, प्रेयसी रेखा, जागो फिर एक बार, बादल राग कुकुरमुत्ता। ये कविताओं का नाम इसलिए मैं बोल रहा हूँ ताकि आपको पता रहे, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है पता होना कौन-कौन सी कविताएँ लिखी। तो इन कविताओं में कह सकते हैं उन्होंने परंपराओं को लेकर के पुरानी जो परंपरा है, पुराने जो रीति-रिवाज है, पुरानी जो मान्यताएँ हमारे समाज में चल रही हैं, उन पुरानी मान्यताओं को लेकर के भाई किस प्रकार से आज हमारा समाज पुरानी मान्यताओं और नए विचारों को अपना नहीं पा रहा है, समझ लो? कुछ लोग पुरानी परंपराओं को ही मान रहे हैं, पुरानी रीति-रिवाजों को ही फ़ॉलो कर रहे हैं, नई परंपरा और नए नए रीति-रिवाज में खुद को ढाल नहीं पा रहे हैं। इस प्रकार की, और हमारा समाज जो है पुरानी परंपराओं में किस प्रकार से जकड़ा हुआ, महिलाओं के ऊपर किस प्रकार से चीज़ें थोपी जा रही हैं, इस प्रकार की चीज़ों को उन्होंने लिखा है। काव्य अनुभूति में विद्रोह का स्वर बहुत है। कह सकते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला क्रांतिकारी कवि है, चुप नहीं बैठता है। समाज में जो रूढ़ियाँ हैं, जो विषमताएँ हैं, उनके ऊपर लिखा। समाज में जो दुःख है, दर्द है लोगों का, उन्होंने लिखने का प्रयास किया। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला ने बादल राग लिखा। बादल राग में कह सकते हैं उन्होंने गरीब हो, मज़दूर हो, समाज में जो विषमता है, समाज में जो छुआ-छूत है, समाज में जो भ्रष्टाचार है, समाज में रिश्वतखोरी है, इसको लेकर के कह सकते हैं उनकी कविताओं में हमें विद्रोह, ठीक है? समाज से विद्रोह का स्वर भी उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। हमारा समाज जिस प्रकार से पुराने रीति-रिवाज़ों, पुरानी रूढ़ियों में जिस प्रकार से जकड़ा हुआ है, इसको भी उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। इसको गुस्से में उन्होंने कह सकते हैं लिखा। हमारे समाज में जिस प्रकार से विषमता है, अमीरी-गरीबी की जो खाइयाँ लगातार बढ़ती चली जा रही है, इस प्रकार के भाव भी कह सकते हैं कि इन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से लिखने का प्रयास किया है। सौंदर्य यानी सुंदरता को भी इन्होंने खूब लिखा है। सूर अगर मैं निराला जी की बात करूँ तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है कवि का निधि संवेदना है, यानी इन्होंने संवेदना और वेदना को भी खूब लिखा है। इन्होंने सौंदर्य अनुभूति, जैसे उन्होंने सौंदर्य, जैसे स्त्री का सौंदर्य लेकर के, महिला के सौंदर्य को लेकर के भी कह सकते हो उन्होंने लिखने का प्रयास किया, अगर आप देखेंगे। सुंदर कई प्रकार से, जैसे कह सकते हो कि झील, झरना यानी प्रकृति की सुंदरता को लेकर के भी भाई कह सकते हो इन्होंने, निराला जी ने लिखा है। या महिला की सुंदरता को लेकर के भी लिखा है। जैसे कवि जो है एक प्रकार से नाना प्रकार की जो सुंदरता है, निराला जी नारी सौंदर्य का आकलन करते हुए लिखते हैं, यानी महिलाओं की सुंदरता पर भी इन्होंने अपना लिखा है। यानी महिलाओं के सौंदर्य पर भी कह सकते हैं इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा, समझ रहे हो? जैसे शिखाखंड पर बैठी वहाँ निजांचल मृदुल लहराता था, मुक्त बाधा संध्या समीर सुंदरी संग, कुछ चुपचाप बातें कर जाता था, मुस्कुराता था। तो कह रहे हैं कि एक प्रकार से महिला की जो सुंदरता है, उस सुंदरता का वर्णन भी कह सकते हो कि निराला जी की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। प्रयोग और प्रगति के कवि हैं। कह सकते हो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने, इन्होंने जो रूढ़ियाँ हैं, जो पुरानी परंपराएँ हैं, जो पुराने विचार हैं, उनको त्यागने की बात की और नए विचारों को अपनाने की बात की। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने भिक्षुक कविता लिखी, तोड़ती पत्थर कविता लिखी, विधवा नाम की कविता लिखी, इन कुकुरमुत्ता कविता लिखी, बादल राग, गरम पकौड़ी, इन कविताओं के माध्यम से कह सकते हैं कि हमारे समाज में नए-नए प्रयोग किए, और कह सकते हैं उन्होंने देशभक्ति, राष्ट्रवाद, इसकी तो बात की,
साथ ही साथ हमें हमारे समाज को आगे बढ़ना चाहिए और हमें नई-नई चीज़ों को अपनाना चाहिए। इस प्रकार के स्वर भी कह सकते हो कि हमें इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। किसके कविताओं में भाई? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताओं में देखने को मिलता है। समझ गए? मूल चेतना का विस्तार किया, यानी जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने चेतना का विस्तार किया, यानी कह सकते हो हमारे अंदर में जैसे हमारे समाज में जो राष्ट्रीय भावना है, देशभक्ति की भावना है, इस प्रकार की भावना का विस्तार भी कह सकते हो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से बखूबी ढंग से किया। साथ ही साथ कह सकते हो उन्होंने अपनी कविताओं के माध्यम से कई कलाओं का भी विकास किया है। जैसे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने हमें हास्य कैसे लिखना, व्यंग कैसे लिखना, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में राष्ट्रीय राष्ट्रीय, सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक लगभग सभी चीज़ों को अपनी कविताओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। और कह सकते हैं कि छायावाद में एक बड़े कवि के रूप में कह सकते हैं इनका नाम आता है और कह सकते हैं उन्होंने कुछ कविताओं का जैसे मैंने ज़िक्र किया, ठीक है? जैसे कुकुरमुत्ता, बादल राग, ठीक है? नए पत्ते, अरुणिमा, बेला, इन्होंने अपनी कविताओं में बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है। एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं, इस प्रकार के कवि हैं। नए-नए चीज़ों का प्रयोग करते हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला दिखाई देते हैं और अपनी कविताओं के माध्यम से कहते हैं उन्होंने समाज को संदेश दिया। राष्ट्रवाद, देशभक्ति, राष्ट्र प्रेम, प्रकृति को लेकर के और संघर्ष को लेकर के उन्होंने खूब लिखा कि हमारे समाज में विधवाओं की कैसी समस्या है, गरीब की क्या समस्या है, विधवा की क्या समस्या है, महिलाएँ तमाम की समस्या का समाधान कर रही हैं और उन्होंने गुस्से में लिखा, आक्रोश उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है कि हमारे समाज में किस प्रकार से भ्रष्टाचार है, किस प्रकार से करप्शन है। इस प्रकार के जो स्वर हैं, वो कह सकते हैं हमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की कविताओं में खास तौर से देखने को मिलता ही है। ठीक है? तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो हैं, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कह सकते हो और एग्ज़ाम में इनको लेकर के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही मिलेगा। निराला का समूचा जो व्यक्तित्व है, वो कह सकते हो उन्होंने समाज में जो एक प्रकार से तमाम बुराइयाँ उनके खिलाफ लिखा, समाज में जो कह सकते हैं एक प्रकार से पुरानी सोच है, पुरानी परंपरा है, उनका विरोध किया और समाज में हमारे जिस प्रकार से भ्रष्टाचार है, करप्शन है, महिलाओं के खिलाफ शोषण है, दमन है, गरीब को लेकर के, अमीर को लेकर के जो बातें हैं, इसका भी विरोध कह सकते हैं उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है? और निराला प्रकृति को लेकर के भी लिखते हैं और भगवान की राम जैसी कविता उन्होंने लिखी, तो कह सकते हो कि वो उनमें ईश्वरीय प्रेम भी हमको दिखाई देता है। लेकिन हमारे समाज में किस प्रकार से तमाम समस्याएँ हैं, उन समस्याओं को भी कह सकते हैं निराला जी ने अपनी कविताओं को और एक ठेठ देसी भाषा का प्रयोग करते हैं। हास्य व्यंग्य की भाषा का प्रयोग कह सकते हैं उनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है? तो कहीं-कहीं पर वो संस्कृत की भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करते आपको दिखाई देंगे और शुद्ध देसी हिंदी में कह सकते हैं उन्होंने अपनी यानी जैसे अगर निराला की बात करूँ तो उन्होंने अपनी कविताओं में तत्सम शब्दों का खूब प्रयोग किया। जैसे उनकी कविताओं में तत्सम, तद्भव शब्द उर्दू भाषा के भी शब्दों का प्रयोग करते हैं। जैसे इनकी कविताओं में अगर आप देखोगे जैसे दागदार, खुशबू, सिर्फ तूफ़ान, ग्रामीण भाषा के शब्दों का प्रयोग करते हुए इनकी कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो भाई सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को लेकर के एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन आपसे पूछा ज़रूर जा सकता है और इसके आने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा रहेंगे। आएगा ही आएगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं नहीं आएगा। क्योंकि 3-4 4 ही कवि हैं क्या बोलते हैं छायावाद के। और चारों को लेकर के वो लोग क्वेश्चन पूछेंगे ही पूछेंगे। जैसे जयशंकर प्रसाद का मैंने ज़िक्र किया, अब आपको सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का बता रहा हूँ, महादेवी वर्मा है, ये सब इन सब को लेकर के एग्ज़ाम में ना क्वेश्चन आता है और इस बार भी आएगा। ठीक है, चलिए अगला चैप्टर देखते हैं। अगला जो हमारा चैप्टर रहेगा, ठीक है? चैप्टर नंबर 4 रहेगा सुमित्रा नंदन पंत और उनकी कविताएँ, ठीक है? सुमित्रा नंदन पंत और अगर हम उनकी कविताओं की बात करें, तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे काव्य चेतना का विकास, ठीक है? जैसे सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, किस प्रकार की कविताएँ लिखते हैं, ठीक है? और का ये बहुत इम्पोर्टेंट है भाई काव्य चेतना, यही एग्ज़ाम में आपको क्या है, देखने को भी मिलेगी अगर मैं बात करूँ, ठीक है? और मोस्टली यही एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा कि सुमित्रा नंदन पंत काव्य चेतना मतलब वो कव किस प्रकार की कविताएँ लिख तो बात करेंगे सुमित्रा नंदन पंत की काव्य चेतना, यानी सुमित्रा नंदन पंत जी कविताएँ लिखते हैं, उन कविताओं का भाई जैसे एक कई बार हो सकता है कि लिख दे आपका इसका उनका प्रमुख स्वर बताइए, ठीक है? और काव्य चेतना का विकास का मतलब ये होता है कि सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, वो किस प्रकार की कविताएँ लिखते हैं। दूसरा अगर हम लोग बात करें इनका काव्य शिल्प क्या है? काव्य शिल्प का मतलब होता है कि सुमित्रा नंदन पंत की जो कविताएँ हैं, उन कविताओं की भाषा क्या, उनकी शैली क्या है, किस प्रकार की अलंकारों का कैसे प्रयोग करते हैं, बिंब-बुम्ब की बात इसमें यानी इसको काव्य शिल्प भी बोलते हैं और इसको कहीं-कहीं संरचना शिल्प भी कहते हैं। ठीक है? तो जैसे अगर मैं बात करूँ सुमित्रा नंदन पंत के बारे में एक चीज़ याद रखिएगा,
प्रकृति का भाई बहुत बड़े कवि हैं, यानी नेचर को लेकर के इन्होंने खूब लिखा है। पूरा नाम इनका है सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत की अगर मैं कुछ कविताओं की बात करूँ, क्योंकि कविता याद पता होनी चाहिए कौन-कौन सी इन्होंने लिखी है। तो इनकी अगर मैं कविताओं की बात करूँ, युगान, युगवाणी 1935 में इन्होंने युगांत लिखा, 1937 में युगवाणी, ग्राम्य, स्वर्ण किरण, स्वर्ण धूमिल, मधु ज्वाला, ठीक है, उमर खवैया, ठीक है, शिल्पी, वाणी, काला और बूढ़ा चांद, इनकी सारी क्या है कविताएं हैं, समझ रहे हैं। जैसे किरण वीणा, ठीक है, या शंख ध्वनि, इनकी खासतौर से फेमस कविताएं अगर मैं बात करें सुमित्रा नंदन पंत की। और छायावाद में एक बहुत बड़ा नाम है, और सुमित्रा नंदन पंत को भाई प्रकृति का कवि बोला जाता। कहने का मतलब एक खास तौर से अगर आप लोग देखोगे तो प्रकृति को लेकर के यानी नेचर को लेकर के ज्यादातर इन्होंने अपनी कविताओं को लिखा है, समझ गए। अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की बात करूं, सुमित्रा नंदन पंत जो है उन्होंने कह सकते हो कि गहराई उनमें हम उनकी कविताओं में बहुत देखने मिलती है। जैसे जयशंकर प्रसाद और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, तो सुमित्रा नंदन पंत जो हैं, इनको कह सकते हैं कि कोमलता का कवि है, बहुत जिज्ञासु कवि है, और प्रकृति की जो रहस्य भावना है, उसको बताने का प्रयास किया है। अगर हम लोग सुमित्रा नंदन पंत की बात करें, तो इनकी जैसी कविता छाया है, मौन निमंत्रण है, नौका विहार है, संध्या तारा है, जैसी कविताओं में कह सकते हैं कि उन्होंने संवेदनाओं को यानी उनकी काव्य कविताएं जो हैं वो मानव सौंदर्य को और प्रकृति का सुंदर गुणगान करती हैं। जैसे उन्होंने लिखा, मैं झरता जीवन डाली से सलसद शिखर के सित पात, फिर से जगती कनक में आ जाता नव मधुर का प्रभात। ठीक है, इस प्रकार की कविताओं में कह सकते कि उन्होंने प्रकृति के प्रति सूक्ष्म विद्रोह भी कह सकते सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। ठीक है, अगर मैं सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम लोग बात करें, तो उन्होंने राष्ट्रीय जागरण और कह सकते हैं कि भाई उन्होंने कि देश में, क्योंकि सुमित्रा नंदन जिस समय लिख रहे हैं उस समय कह सकते हैं भाई मेरे देश गुलाम है, सबको पता है आजादी की लड़ाई चल रही है, तो प्रकृति के जरिए कह सकते हैं उन्होंने क्रांतिकारियों में, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनमें कह सकते हैं कि देशभक्ति राष्ट्रवाद की भावना जगाने का भी प्रयास किया। दूसरा, प्रकृति की सुंदरता को गुणगान भाई सुमित्रा नंदन पंत ने खूब किया। जैसे मैंने पहले बताया कि प्रकृति का कवि हैं, और कह सकते हैं कि हिंदी में इनकी आलोचना भी इसी को लेकर के की जाती है कि पंत जो केवल सौंदर्य के कवि हैं, सुंदरता ही इन्होंने लिखी है। दूसरी बात, सुमित्रा नंदन पंत में संस्कृत निष्ठ भाषा बहुत है इनकी, ये भी मैं भी बता दे रहा हूँ। सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के कहा जाता है कि जिन्होंने जो मानव और प्रकृति दोनों के ताकदार हैं, उनकी प्रकृति सौंदर्य की चेतना कालिदास की स्मृति, यानी जैसे कालिदास प्रकृति का चित्रण करते हैं, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जो है प्रकृति का कवि है। उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का खूब उजागर किया है। पंत जी की कविताओं को कहने की प्रेरणा प्रकृति से मिलती है, यानी वो प्रकृति यानी नेचर को देख करके, यानी सुमित्रा नंदन पंत जो कविताएं लिखते हैं वो पेड़ है, पौधे हैं, झरना है, नदी है, तालाब है, पहाड़ है, इनसे इनको प्रेरणा भी मिलती है, तभी जाकर के कविता लिखते हैं। जैसे उन्होंने लिखा, पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश। ठीक है, तो कहने का प्रकृति को लेकर के, नेचर को लेकर के, प्रकृति की सुंदरता को देख करके इनके मन में वो लिखने की, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने कह सकते कि राष्ट्रीय जागरण, देशभक्ति की भावना भी प्रकृति से उत्पन्न हुई है। कहा जा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो यहाँ कहा है, किसी को अपने देश से प्रेम है तो उसे अपने जैसे, जैसे मान लो कि अगर हम सुमित्रा नंदन पंत की बात है ना, उसने उसको लेकर के भाई रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति अपने देश से प्रेम करता है तो अपने देश के मनुष्यों से, पेड़ से, पौधी से, तालाब से, नदी, झरने सबसे प्रेम करेगा ना, तो सबको चाह वह सृष्टि से करेगा। पंत सुमित्रा नंदन पंत जो है वो भी प्रकृति के प्रेमी हैं। तो कह सकते हैं उन्होंने प्रकृति के जरिए कह सकते हो कि देश के क्रांतिकारियों में कह सकते हैं कि राष्ट्रवाद और देश प्रेम भी भरने का काम किया। छायावादी कवि के रूप में कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति की ओर न केवल झुकते हैं बल्कि प्रकृति की स्वतंत्रता को भी लिखता है। छायावाद के कवियों में अगर हम लोग बात करें, जैसे जयशंकर प्रसाद, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा ने भी प्रकृति को लिखा है, लेकिन कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का कह सकते हैं एक प्रकार से कहा जाता है कि इन्होंने सबसे ज्यादा प्रकृति के ऊपर ही लिखा है भाई मेरे, समझ रहे हो। कह सकते हैं कि जैसे कालिदास मेघ का वर्णन करते हैं, उसी प्रकार से कह सकते हैं कि सुमित्रा नंदन पंत जी बादल को अपनी चेतना के प्रभाव से लिखने का प्रयास करते हैं, समझ गए। नारी के प्रति भी इन्होंने खूब लिखा है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत जो है महिलाओं को लेकर के उन्होंने खूब लिखा है। ठीक है, जैसे सुमित्रा नंदन पंत की कुछ कविता जिसमें कह सकते हैं उन्होंने महिलाओं के बारे में लिखा, जैसे अगर बात करूं जैसे आंसू है, ग्रंथि है, उच्छ्वास है,
इन कविताओं में कह सकते हैं उन्होंने महिलाओं के सौंदर्य रूप का चित्रण किया है। जिसे स्नेहमयी सुंदरतामयी तुम्हारे रोम रोम से नारी, मुझ है स्नेह अपार तुम्हारा मृदु उर ही सुकुमार, मुझे है स्वर्णगार। तो कह सकते हैं महिलाओं की बात कर रहे हैं और महिलाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जैसे उन्होंने सुमित्रा नंद ने कविता लिखी, मुक्ति करो नारी को मानो, चिरवंदनी नारी को, युग युग की बर्बर काया कारा से जननी सुख प्यारी को। तो कह रहे हैं कि महिलाओं पर जिस प्रकार से लंबे समय से शोषण व दमन हो रहा है, वो पुरुषों को कह रहे हैं, हे पुरुषों इन महिलाओं को इस बंधन से आप मुक्त करिए। ठीक है? तो महिलाओं की आज़ादी के समर्थक कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत हैं और वो कह रहे हैं कि महिलाओं को लंबे समय से जो पुरुषों ने है इस समाज में जकड़ रखा है। ये हमारा जो समाज है पुरुषवादी समाज है और उस पुरुषवादी समाज में कह सकते हैं कि महिला को जितनी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उतनी स्वतंत्रता हमें नहीं मिल पा रही है। सुमित्रा नंदन पंत जी ने प्रसाद की भांति यानी जयशंकर प्रसाद की भांति ही नारी के प्रेम की भी बात की है। यानी नारी की सुंदरता का या श्रृंगार का प्रेम का वर्णन भी कह सकते हो कि सुमित्रा नंदन पंत ने किया है। स्त्री पुरुष के मिलन को भी एक नया रूप देने का प्रयास किसने किया? सुमित्रा नंदन पंत। यानी प्रेम को भी इन्होंने लिखा है, नहीं कि भाई प्रकृति के कवि थे तो प्रेम को नहीं लिखते थे, बल्कि इन्होंने कह सकते कि नार नारी या कह सकते कि इनका भी सुंदर चित्रण किया है। सुमित्रा नंदन के प्रेम में कह सकते वासना नहीं है, बल्कि निश्चल प्रेम है। समझ रहे हो? और ये प्रेम जैसे उन्होंने लिखा, तुम जननी प्रीति ही स्रोत वासनी, तुम दिव्य चेतना दिव्य दिव्याम, तुम स्वर्ण किरण की निर्झरणी आभा देही आभा वासन। तो ये कह रहे हैं कि हे यानी यानी नारियों को क्या कह रहे हैं कि जननी है। समझ रहे हो? कि भाई महिला जो है वो हमारी माँ भी है, देवी भी है और इस पूरी मानव सभ्यता को चला रही है। तो कह सकते हैं उन्होंने महिला और पुरुष के प्रेम का भी कह सकते हो कि सुंदर चित्रण सुमित्रा नंदन पंत ने अपनी कविताओं में किया है। कितना सुंदर हो तुम शोभा के मंदिर सी, स्वप्न के सुकुमार अजीर सी, चंपक फूलों के तनु स्वर्णिम गौर शिखा सी। तो कह रहे कि महिला की सुंदरता का चित्रण भी अगर आप देखेंगे तो सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हमें देखने को मिलता है। जीवन दर्शन के भी कवि कह सकते भाई सुमित्रा नंदन पंत हैं। हमें अपने जीवन को कैसे जीना चाहिए और क्योंकि सुमित्रा नंदन पंत की अगर मैं बात करूं तो उनके ऊपर कह सकते हो कि स्वामी विवेकानंद, उपनिषद, रामकृष्ण परमहंस, महात्मा गांधी का जो प्रभाव है सीधा हम लोगों को देखने को मिलता है। समझ रहे हो? तो जो सुमित्रा नंदन पंत हैं कह सकती उन्होंने कि हमारे समाज में जो कह सकते कि एक मानवता है, जो प्रेम है और जो रामकृष्ण के विचार हैं, स्वामी विवेकानंद के विचार हैं, महात्मा गांधी के विचार हैं, रविंद्रनाथ टैगोर के विचार हैं, उनके विचारों का भी प्रभाव कह सकते सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में देखने को मिलता है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत ने लिखा कि धन्य मैक्स के चिर चनमंदन पृथ्वी के उर शिखर पर तुम त्रिनेत्र के ज्ञान चक्षु से प्रकट हुए प्रलयंकर। तो कह सकते हो मार्क्सवादी से मानवतावाद की विवाद करते हैं। यानी सुमित्रा नंदन पंत जो है कह सकते हैं कि भाई मेरे हमारे समाज में जो शोषण दमन है उसको भी लिखने का प्रयास किया है। दूसरा हमारे यहाँ के जो स्वामी विवेकानंद जी हैं, रामकृष्ण परमहंस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, महात्मा गांधी के विचार भी कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। तो प्रकृति के कवि तो सुमित्रा नंदन पंत जरूर हैं, लेकिन कह सकते हैं उसके अलावा भी उन्होंने कह सकते हैं प्रेम को लेकर के, राष्ट्रवाद को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और कह सकते हो कि रामकृष्ण गौतम और स्वामी विवेकानंद के विचार भी कह सकते हैं सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलते हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा में लिखने वाले कवि हैं, जैसे मैंने जिक्र किया कि ज्यादातर इनकी जो भाषा है लैंग्वेज कैसी भाई संस्कृत, इनकी भाषा में यानी इनकी कविताओं में संस्कृत के शब्द खूब मिलेगा, भरपूर मिलेगा। समझ रहे हो? जैसे अगर बात कहूं, जैसे हम लोग इनका काव्य सौंदर्य पढ़ेंगे भाई, इनकी कविताओं में काव्य सौंदर्य यानी संरचना शिल्प क्या है, तो एक चीज आपको देखोगे कि ये इनकी कविताओं को आप गा भी सकते हैं। गायन गीतिक कविताएं इन्होंने खूब लिखी है। दूसरा अगर इनकी कविताओं की अगर हम लोग बात करेंगे, इनकी जो भाषा संस्कृत निष्ठ खड़ी बोली का तो प्रयोग करते हैं सुमित्रा नंदन पंत अपनी कविताओं में, लेकिन इनकी कविताओं में अगर आप देखोगे बहुत ज्यादा गद्यात्मक भाषा है। इनकी कविताओं को मधुर और संगीत के रूप में गाया तो जरूर जा सकता है, लेकिन इसमें कह सकते हैं संस्कृत भाषा तत्सम तद्भव के भाषा के जो शब्द हैं खूब हैं। संस्कृत निष्ठ भाषा कह सकते हो और कहीं कहीं अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी करते हुए दिखाई देते हैं। यानी मूल भाषा जैसे मानते हैं संस्कृत निष्ठ का मतलब होता है ज्यादातर एक सुमित्रा नंदन पंत जो संस्कृत के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं उनकी कविताओं में हम लोगों को भरपूर मिलता है। बिंबों और प्रतीकों का प्रयोग भी उन्होंने खूब किया, नहीं अलग अलग एग्जाम्पल देकर के अलग अलग प्रतीक देकर के उन्होंने अपनी कविताओं को लिखा, जैसे गंगा, स्नान, पवन,
इसके कल्याणी, त्रिवेणी, यानी इस आधार पर कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं को लिखने का प्रयास किया है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत की अगर हम लोग बात करें, उन्होंने अपनी कविताओं में अलंकारों का प्रयोग, छंदों का प्रयोग भी खूब किया है। जैसे सुमित्रा नंदन पंत की कविताओं में अगर हम देखेंगे, अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, उत्प्रेक्षा अलंकार है, अलंकार उन्होंने कह सकते हैं छंदों का भी प्रयोग किया है, ठीक है? मुक्तक छंद का भी प्रयोग कह सकते हैं उनकी कविताओं में हमें देखने को मिलता है। तो भाई सुमित्रा नंदन पंत बहुत इंपॉर्टेंट एक कवि हैं और मैं ज़रूर कह सकता हूँ कि आपके एग्ज़ाम में सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के क्वेश्चन आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। मैं डेफिनिटली बता रहा हूँ, कन्फर्म आएगा, समझ रहे हो? ऐसा नहीं आएगा, ये पक्के आने वाले हैं, ठीक है? इसलिए मैं जो जितने मैं बता रहा हूँ उतना ज़रूर करके जाइए, वही सारा क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में भी देखने को मिलेगा। जो मैं समझा रहा हूँ अगर आप लोग समझेंगे ना, तो एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत मदद मिलेगी। रहेगा चैप्टर नंबर 5वां क्या रहेगा? महादेवी वर्मा और उनकी कविताएं। अगर देखो एग्जाम में अगर बात करूं तो महादेवी वर्मा से रिलेटेड भाई मेरे आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। महादेवी वर्मा का काव्य सौंदर्य बताइए या अंतर वस्तु बताइए, इस प्रकार के आपको एग्जाम में क्वेश्चन दिखेगा। 16 नंबर का क्वेश्चन आएगा, महादेवी वर्मा का काव्य सौंदर्य या अंतर वस्तु से रिलेटेड कह सकता हूं कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यानी महादेवी वर्मा जो हैं वो किस प्रकार की कविताएं लिखती हैं, ठीक है? यानी महादेवी वर्मा जो कवित्री हैं वो उनकी कविताओं के कौन कौन से विषय हैं, समझ रहे हो? या कौन कौन से विषयों पर उन्होंने कविता लिखी है। दूसरा क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा कि महादेवी वर्मा का रचना विधान बताइए। रचना विधान का मतलब होता है कि जो महादेवी वर्मा है उनके द्वारा जो लिखी गई कविताएं हैं उनकी भाषा बतानी, उनकी शैली बतानी है, यानी उसका संरचना शिल्प बताना है। देखो एग्जाम में जैसे मैं बोला कि महादेवी वर्मा से रिलेटेड यानी उनसे संबंधित एक क्वेश्चन भाई मेरे एग्जाम में आएगा ही आएगा, ये बात आपको याद रखना है, ठीक है? तो महादेवी वर्मा का आना है और खास तौर से अंतर वस्तु पूछे या महादेवी वर्मा का स्वर बताइए कि भाई मेरे महादेवी वर्मा किस प्रकार की कविताएं लिखती हैं, ठीक है? काफी इंपॉर्टेंट है और ये सारे आएगा ही आएगा एग्जाम में। तो चलिए हम लोग देखते हैं, ठीक है? छायावाद की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवित्री हैं, ठीक है? चौथी कवित्री महादेवी वर्मा ही हैं, ठीक है? अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूं तो महादेवी वर्मा ने कौन कौन सी कविताएं लिखी है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। जैसे महादेवी वर्मा ने कई सारे काव्य कृतियां लिखी हैं, जैसे नीरहार महादेवी वर्मा का लिखा गया 1930 में लिखा था महादेवी वर्मा ने। रश्मि लिखा 1932 में। नीरजा लिखा गया महादेवी वर्मा की रचना है 1935 में। संध्या गीत जो है 1936 में लिखा गया, ठीक है? ठीक है, संग्रह यामन 1936 में लिखा गया। दीप शिखा जो है काव्य रचना हम महादेवी वर्मा की वो कह सकते हैं उन्होंने 1942 में लिखा। संधनी जो है 1964 में लिखा गया। तो कह सकते सप्तप्रण जो 1959 में लिखा गया। तो महादेवी वर्मा की कह सकते हैं कुछ भाई मेरे कविताएं हैं, जैसे मैंने बताया उनकी कविता नीरहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, ये महादेवी वर्मा के जरिए कह सकते हो कि संकलित कविता है। एक चीज बता दूं, महादेवी वर्मा खुद एक महिला है और कह सकते हैं एक विधवा के रूप में, मैंने क्या बोला कि एक विधवा के रूप में उन्होंने जीवन जिया है। तो महादेवी वर्मा को अगर आप लोग पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वो ज्यादातर महिलाओं के बारे में ही, महिलाओं के क्या संघर्ष है और महिलाओं से रिलेटेड ही ज्यादातर कह सकते हैं उन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। महादेवी वर्मा की अगर बात हो तो महादेवी वर्मा गद्य रचनाओं में अतीत के चलचित्र लिखा है, जैसे उनकी एक कविता अतीत के चलचित्र, श्रृंखला की कड़ियां, स्मृति की रेखाएं, इसमें भी कह सकते हैं उन्होंने खास तौर से महिलाओं की क्या समस्या है और किस प्रकार से कह सकते हैं कि हमारे समाज में जो महिलाएं हैं वो एक प्रकार से पुरुषवादी समाज में अपना जीवन जी रही हैं और बड़े-बड़े आदर्शों के रूप में, यानी महिलाएं सीता बनना चाहती हैं, सावित्री बनना चाहती हैं, अनुसुईया बनना चाहती हैं, एक अच्छी माँ बनना चाहती है, एक बेटी बनना चाहती हैं। इस चक्कर में महिला जो है कह सकते हो कि अपना खुद का जीवन जीना भी भूल जा रही है। तो कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने कह सकते हैं कि ऐसी कविताओं को लिखा जो हमारे दिल को यानी हृदय को स्पर्श कर जाती है, यानी छू जाती है। यानी महादेवी वर्मा की अगर हम लोग कविताएं पढ़ेंगे तो हमारे दिल और मस्तिष्क को क्या कर जाएगी भाई मेरे, वो स्पर्श कर जाएंगी। देखो महादेवी वर्मा की कौन कौन सी कविताएं पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, समझ गए? अब हम लोग बात करेंगे कि महादेवी वर्मा का काव्य सौंदर्य, यानी महादेवी वर्मा जो हैं वो किस प्रकार की कविता लिखती हैं, इसी को बोलते हैं भाई मेरे अंतर वस्तु, ठीक है? जीवन
नदियां सुख दुख दो किनारे हैं। महादेवी वर्मा कहती हैं जैसे हमारा जीवन है, हमारे जीवन में सुख दुख आता है, जैसे नदियों के दो किनारे होते हैं, उसी प्रकार से भाई मेरे हमारे जीवन में कभी अच्छा है, कभी खराब है। तो जीवन एक जैसा चलता नहीं है, उसमें तमाम तरह की चीजें आती रहती, कभी अच्छा है, कभी खराब है। यानी जीवन जो है यानी शाश्वत नहीं है, उसमें बदलाव होता रहता है, बदलता रहता है। इस जीवन के गुण रहस्य को कह सकते कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविताओं में लिखने का प्रयास किया है। यानी कह सकते जीवन का जो रहस्य है, उस जीवन के रहस्य को कह सकते कि महादेवी वर्मा जो हैं, उन्होंने लिखने का प्रयास किया है। महादेवी वर्मा भाई योग से वियोग में आने वाली स्थिति का मार्मिक चित्रण करती हैं। यानी महादेवी वर्मा ने प्रेम को लिखा है, यानी प्रेम को तो लिखती हैं, लेकिन उस प्रेम में जो दर्द है, क्योंकि जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जाते हैं उसी को बोलते हैं भाई मेरे वियोग, और योग का मतलब होता है कि श्रृंगार यानी प्रेम की कविताएं। तो महादेवी वर्मा प्रेम से चल करके जो दुख है, यानी जब प्रेमी प्रेमिका बिछुड़ जा रहे हैं, इसका मार्मिक चित्रण कह सकते कि महादेवी वर्मा की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा मनुष्य को इस प्रकृति का पुत्र मानती है और अपनी कविताओं में वैसे उसको बताती है। रश्मि नाम की कविता में महादेवी वर्मा कहती है मेरे लिए तो मनुष्य का एक सजीव कविता है, यानी वो मानव को एक कविता के रूप में समझ रहे हैं, ठीक है। इसलिए कह सकते कि मनुष्य को जड़ के रूप में और चेतन के रूप में दोनों तरीके से कह सकते कि महादेवी वर्मा ने इसको बताया है। महादेवी वर्मा की अगर हम लोग बात करें प्रकृति के पुत्रों को तो मधुर अनुपम चित्रों, यानी कह सकते हैं प्रकृति का भी वो चित्रण करती हुई हमें दिखाई देती हैं। महादेवी वर्मा कह सकते हो कि महिलाओं के हृदय को स्नेह, संवेदनशीलता, सहानुभूति और करुणा के भाव जगाने की क्षमता रखने वाला बताया है। समझ रहे? जिसे महादेवी वर्मा ने लिखा है विरह का जल, जात जीवन विरह का जल, जात पात वेदना में जन्म करुणा से मिला आवास, और अश्रु सुनता दिवस इसका अश्रु गिनता रात। तो कह सकते कि जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, रज कण पर जल कण हो बरसी, नव जीवन अंकुर हो निकली। तो कह सकते कि जैसे महिलाओं के जीवन में क्या दुख हैं, ठीक है, या महिला किस प्रकार से अपने जीवन में दुखों के साथ जीवन जी रही है, तो इस प्रकार की कविताएं कह सकते कि महादेवी वर्मा की रही, जहां पर कह सकते उन्होंने महिलाओं के दुख और तकलीफ को, या कह सकते कि हमारी जो संवेदना है, हमारी जो वेदना, हमारे दुख तकलीफ है, जैसे मैं नीर भरी दुख की बदली, यानी भाई जितना नीर यानी पानी, बादल जितना कह सकते हो कि बादल में पानी भरा रहता है, उतना ही कह सकते हमारे समाज में महिलाएं दुखों से भरी हुई हैं। इस प्रकार से दुख, दूसरा कह सकते महादेवी वर्मा की अगर आप कविताएं लिखेंगे, उसमें वेदना अनुभूति है। वेदना मतलब होता है दुख दर्द, समझ रहे हो कि महादेवी वर्मा ने कह सकते हो कि हमारे समाज में विरह यानी कह सकते जो जो दुख है, दर्द है। विरह का मतलब होता है भाई मेरे कि जब प्रेमी प्रेमिका जब बिछुड़ जाते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं विरह, यानी उस वेदना, वेदना मतलब होता है दुख दर्द को गाने वाली एक कवित्री है, समझ रहे हो। तो महादेवी वर्मा एक महिला होने के साथ साथ उन्होंने कह सकते हैं कि महिलाओं की वेदना, वेदना का मतलब होता है कि दूसरे के दुख को लिख देना या दूसरे की दुख तकलीफ का चित्रण करने वाली कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। यानी उन्होंने महिलाओं के दुख और तकलीफ को लिखने का प्रयास किया है, समझ रहे हो। व्यापक वेदना उनके जीवन दर्शन में साधक पथ के अनुरूप ढल जाती है। आत्म चेतना धीरे धीरे ब्रह्म चेतना का स्वरूप धर लेती है, इसलिए कभी वह स्नेह क्षण भर में हमको दिखाती हैं और कहती हैं कि प्रेम को पीर में करुणा और वेदना करें। महादेवी वर्मा का कहना है भाई प्रेम में दोनों चीजें हैं, प्रेम में तो पीर भी है यानी दुख भी है, और करुणा भी हमको दिखाई देती है। यानी प्रेम में सिर्फ सब अच्छा अच्छा नहीं है, प्रेम करेंगे तो आपको कभी दुख होगा, कभी तकलीफ होगा, इन सब चीजों का एक सार है जिनको प्रेम करें। दुख मार्ग में आने वाले प्रियतम के साथ सूल में भी उन्हें प्रियतम लगता है। कह रहे कि दुख की घड़ी में जो प्रेमिका है, वो प्रेमी के लिए क्या बहुत अच्छी लगती है, इसलिए तू दूर तुमसे हूँ अखंडित सुहागनी भी कह करके विरह में मिलन, यानी कह सकती कि जो महिलाएं हैं भाई प्रेमी छोड़ करके चला गया, तब भी उसकी याद में बेचारी तड़फड़ा रही है, और कह सकते हैं अपनी प्रेमी से मिलने की चाह महिलाएं रखती हैं। यानी कह सकते हैं कि दुख और दर्द को, यानी वेदना है ना कि वेदना को गाने वाली कवित्री है। वेदना किसकी वेदना? दुख दर्द को। किस प्रकार की दुख दर्द को गाया कि भाई जो प्रेम प्रेम में जो महिलाएं बिछुड़ जा रही हैं, जो प्रेमी बिछुड़ जा रहे हैं, उनको भाई प्रेम नहीं मिल पा रहा है, उस प्रेम को गाने की कवित्री कह सकते हो। प्रिय के मूक मिलन की स्मृति अमर है, उसका दुख तो संसार के समग्र सूत में बांधा जा सकता है, उसकी पीड़ा उन्हें आनंद की चरम अवस्था पर ले जाती है। तो कह सकते कि इन्होंने
पीड़ा, दुख और दर्द को भी गाने का प्रयास किया। अगर हम लोग बात करें महादेवी वर्मा की, महादेवी वर्मा ने बोला कि जब असीम से हो जाएगा तेरी लघु सीमा का मेल, देखेंगे तब देव अमरता खेलेगी मिटने का खेल। स्पष्ट है कि महादेवी वर्मा प्रेम के वेदना को लिखने का प्रयास करती हैं। महादेवी वर्मा कह सकते हैं प्रेम से प्रभावित नहीं है, वह सब तो प्रेम के पोषक हैं। और कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा ने भाई प्रेम में दुख सुख विरह मिलन आदि को कह सकते हैं लिखने की कवित्री है। यानी कह सकते हैं महादेवी वर्मा ने प्रेम में जो दुख है, जो सुख है, जो तकलीफ है, जो दर्द है, उसको लिखने वाली कवित्री है। जड़ और चेतन को भी लिखने का प्रयास किया। यानी महादेवी वर्मा प्रकृति का भी चित्रण करती है। प्रकृति भाई नेचर, झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, समझ रहे हो? यानी महादेवी वर्मा जब प्रकृति का, नेचर का चित्रण करती है तो जैसे सजीव है, उसमें जीव है, जान है, इस प्रकार से चित्रण करती हुई दिखाई देती है। महादेवी वर्मा की यही महान विशेषता है कि वह अपने प्रकृति में अपने व्यक्तित्व को समाहित कर लेती हैं। यानी महादेवी वर्मा जब प्रकृति यानी नेचर के बारे में, यानी भाई मेरे पर्यावरण के बारे में लिखती हैं, तो जैसे उन्होंने प्रकृति में खुद को ढाल दिया है, ऐसा लिखती हैं। छायावाद के सभी कवियों की अगर आप देखोगे तो उन्होंने प्रकृति के ऊपर खूब लिखा, नेचर। जैसे महादेवी वर्मा ने लिखा, प्रिय संध्या गगन मेरा जीवन, या क्षितिज बना धुंधला विराग, नव अरुण अरुण मेरा सुहाग, छाया सी काया बीत राग। तो कहने को मतलब महादेवी वर्मा जो है वो प्रकृति को गाती है और प्रकृति को जड़ नहीं मानती। जड़ मतलब होता है कि उसमें कोई जान नहीं है, बल्कि महादेवी वर्मा जैसे और छायावाद की सभी कवियों ने प्रकृति को क्या माना? सजीव माना। भाई हमारे झील, झरना, नदी, तालाब, पहाड़, इसमें भी जान है, हमारे पेड़ पौधों में भी जान है। यानी प्रकृति को ये लोग क्या मानते हैं? सजीव मानते हैं, यानी इसमें जीव है, उसमें जीव है, जान है। महादेवी वर्मा जो है निर्क्षेप नहीं बल्कि महादिसाक्षेप हैं। वो कह सकते हैं कि प्रकृति का चित्रण ऐसे करती है कि जैसे वो प्रकृति को जीवित मान रही है। जैसे हम मनुष्य को जीवित मानते हैं, वैसे कह सकते हैं महादेवी ने प्रकृति को जीवित माना। जैसे उन्होंने महादेवी वर्मा ने लिखा ना कि मैं नीर भरी दुख की बदली कह करके वो अपना परिचय देती है। इस प्रकार से कह सकते हैं कि जो कवित्री है उसने प्रकृति को आधार बना करके दुख को गाने का प्रयास करने वाली कवित्री कौन है? महादेवी वर्मा है। धीरे धीरे उतर छित से आ बसंत रजनी, फैलते हैं संध्या नभ के भाव ही मेरे रंगीले, तिमिर की दिवाली में रोम मेरे पुलके गीले। तो इस कविताओं में अगर आप देखोगे तो महादेवी वर्मा भाई बसंत हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं श्रृंगार के जो प्रेम को भी अगर वो लिख रही है महादेवी वर्मा, तो प्रकृति या नेचर के जरिए उसको जोड़ करके दिखाने का प्रयास करने वाली कवित्री। सौंदर्य भूति यानी सुंदरता का भी गुणगान किया। जैसे महादेवी वर्मा की अगर आप कविताओं को पढ़ोगे तो उन्होंने पुरुषों की सुंदरता का गुणगान किया है, महिलाओं की आंतरिक सुंदरता, महिलाओं में बाहरी नहीं, उसके नयन कैसे, उसके गाल कैसे, उसके बाल कैसे हैं, इसका वर्णन नहीं, बल्कि महादेवी वर्मा ने महिलाओं की सुंदरता का गुणगान किया। महिलाओं में भाई मेरे क्या है? भावुकता है, महिला बहुत ज्यादा भावुक है, कल्पनाशील है, और महिलाओं के आंतरिक मन को लिखने का प्रयास किया है कि जो महिला है वह एक संघर्षशील जीवन जी रही है और अपने दुख और तकलीफ को वो कभी नहीं कहती। आप सबको पता होगा ना कि भाई जो महिलाएं होती हैं वो दुख और दर्द और तकलीफ को सहती रहती हैं और अपने दुख और दर्द तकलीफ को किसी से बताते नहीं। यानी महिलाओं की आंतरिक सुंदरता, भाई महिलाओं में करुणा है, प्रेम है, समर्पण है, दया है, परिवार की देखभाल करती हैं। इस सुंदरता का वर्णन कह सकते कि महादेवी वर्मा ने किया है। महिलाओं के बाहरी सुंदरता के साथ साथ आंतरिक सुंदरता, और इस सौंदर्य यानी महिलाओं की सुंदरता को बता करके महादेवी वर्मा महिलाओं को भाई मेरे मजबूत बनाना चाहती हैं। समझ गए कि महिलाएं समाज में लड़ सकें, समाज में महिलाएं संघर्ष कर सकें और आगे आ सकें। यानी कह सकते हैं कि महिलाओं को लेकर के महादेवी वर्मा ने खास तौर से भाई हर प्रकार से लिखा। समझ गए? वो चाहती है कि महिलाएं जो हैं वो इस समाज से ऊपर उठें। समाज में कह सकते हैं बहुत सारे पुराने रीति रिवाज हैं, पुरानी परंपराएं हैं, पुरानी मान्यताएं हैं। उन पुरानी मान्यताओं को छोड़ करके समाज में जो महिलाएं हैं वो आगे बढ़ें। इस पुरुषवादी समाज जो है वो महिलाओं को किस प्रकार से उनका शोषण व दमन करता है, और पुरुषवादी समाज महिलाओं को कहता है कि भाई तुमको सीता जैसी बनना है, अनुसुईया जैसी बनना है, सावित्री जैसी बनना है। तो ये कह सकते हैं कि पुरुषों ने महिलाओं को फंसा रखा है, और महिला इस चक्कर में क्या उसको एक महिला को भी भूल गई, उसको कैसे जीवन जीना, उसको जीवन में कैसे आगे बढ़ना है। ठीक है, समझ रहे? इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने महिलाओं को लेकर के जो कुछ लिखा उसमें कह सकते हैं उन्होंने कि महिलाओं के दुख को, तकलीफ को और महिलाओं की सुंदरता का गुणगान किया है। मूल चेतना,
महादेवी वर्मा कह सकते हैं कि भाई भारतीय संस्कृति में जो ममता है, जो एकता है और जो भारत की सांस्कृतिक पहचान उसका भी चित्रण करती हैं। महादेवी वर्मा भारतीय संस्कृति, भारतीय राष्ट्रवाद और देशभक्ति का भी चित्रण उनकी कविताओं में हमको देखने को मिलता है। महादेवी वर्मा कह सकते हैं भारतीय संस्कृति, हमारा खान-पान, रीति-रिवाज, त्योहार इसका भी कह सकते हो खूबी से गुणगान करती है। समझ गए? महादेवी वर्मा मुक्ति की बात करती है और शक्ति की बात करती है और कहती है कि शक्ति एक चीज़ है जो हमारी गुलामी को तोड़ सकती है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि महादेवी वर्मा जब कविताएँ लिख रही हैं, उस समय भाई मेरे क्या है हमारा देश गुलाम है। तो उस आज़ादी की लड़ाई में भी अगर आप देखोगे तो महादेवी वर्मा ने कह सकते हो कि मूल चेतना यानी भारतीय लोगों में कह सकते हैं राष्ट्रवाद, देशभक्ति जगाने का प्रयास किया है। ठीक है? इस प्रकार की कविताएँ किसकी है भाई मेरे? महादेवी वर्मा की हैं। काव्य संवेदना है, यानी महादेवी वर्मा की कविताओं में अगर हम पढ़ेंगे, तो उसमें बहुत दुःख है, दर्द है, तकलीफ है महिलाओं को लेकर के, अपने बारे में लेकर के और कह सकते हैं कि उन्होंने संवेदना को गाया। संवेदना मतलब होता है भावनाओं को गाया। एक महिला की भावना क्या है, एक पत्नी की भावना क्या है, एक प्रेमिका की भावना क्या है और जब प्रेम में हम लोग बिछुड़ जाते हैं, तो उसका भी सुंदर चित्रण कह सकते हो कि महादेवी वर्मा की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है भाई मेरे महादेवी वर्मा को लेकर के आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन ज़रूर देखने में। अगर मैं महादेवी वर्मा के रचना विधान की बात करूँ कि इनकी कविताओं की बात करूँ, तो भाई इनकी कविताओं को अगर आप पढ़ेंगे, तो इनकी कविताओं में 3 रूप हैं। क्या है? जैसे प्रबंधन काव्य है, गीति काव्य है, मुक्तक काव्य है। यानी महादेवी वर्मा ने कविताओं को जो लिखा प्रबंधन यानी मैनेजमेंट, गीति का मतलब होता है कि महादेवी वर्मा की कविताओं को हम लोग गा भी सकते हैं और मुक्तक रूप में कह सकते हैं लिखी गई हैं। ठीक है? अगर महादेवी वर्मा की कविताओं की बात करें। अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूँ तो ये इन्होंने जो कविताएँ लिखी हैं वो हिंदी भाषा में या कह सकते हैं अगर महादेवी वर्मा की बात करूँ उन्होंने संस्कृत के भी शब्दों का प्रयोग किया है। तो हिंदी भाषा खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग अपनी कविताओं में करती हैं महादेवी वर्मा, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करती हैं, तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग करती है अगर मैं महादेवी वर्मा की बात करूँ और लोकल जो हमारे देशज शब्द हैं या अंग्रेजी भाषा के शब्दों का प्रयोग भी अगर आप देखेंगे तो महादेवी वर्मा की कविताओं में हम लोगों को देखने को मिलता है। दूसरा महादेवी वर्मा प्रतीकों का बड़े यानी सिंबॉलिक कह सकते हो कि प्रतीकों का यूज़ करती हुई भी हम लोगों को क्या है कि महादेवी वर्मा दिखाई देती हैं। अगर मैं बात करूँ ना कि महा प्रतीक जैसे संध्या हो, गगन हो, आकाश हो, गोधूली बेला हो, इस प्रकार से अंधेरा हो, शीत बसंत हो, ये होता है भई एक प्रकार से सांकेतिक प्रतीक यानी उसके तौर पर इस प्रकार की कविता लिखती हैं अगर हम महादेवी वर्मा की बात करें अलंकारों का प्रयोग करती बिंब योजना। बिंब योजना का मतलब आप समझ सकते हो कि एक काल्पनिक रूप से वो चीज़ों को दिखाती हैं, कल्पना करती हैं, लेकिन वो कल्पना के ज़रिए कह सकते हैं कि सच्चाई दिखाने का प्रयास कर सकते हैं कि महादेवी वर्मा जी ने अपनी कविताओं में किया है, अगर हम लोग उनकी कविताओं की बात करें। अलंकारों का प्रयोग उनकी कविताओं में आपको खूब दिखेगा जैसे जैसे मैं बात करूँ महादेवी वर्मा की कविताओं में भाई मेरे उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और या कह सकते हो कि अन्य अलंकार जैसे मैंने बात की अतिशयोक्ति अलंकार जिसमें कह सकते हैं कवि या कवियत्री चीज़ों को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर के लिख रही है। समझ गए? यमक अलंकार, ठीक है? अलंकारों का प्रयोग करती है। तो महादेवी वर्मा क्या भाई छायावाद की एक बहुत बड़ी कवियत्री इनका नाम होता है, चौथी कवियत्री महादेवी वर्मा है, जिसे मैंने एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, विधवा है, विधवा के रूप में जीवन जिया है, बहुत ही कम उम्र में पति की डेथ हो गई है, एक महिला है, इसलिए कह सकते हैं कि महिलाओं के दुःख और दर्द और तकलीफ को गाने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इन्होंने कह सकते हैं महिलाओं के दुःख को इन्होंने लिखा और इन्होंने कहा कि महिलाएँ इस पुरुषवादी समाज में जकड़ी हुई है, ठीक है? उसकी कोई शादी करवा देता है, पति कैसा भी कुछ बोल नहीं पाती है और जीवन में बेचारी संघर्ष करती रहती है, अपने पैर पर खड़ी नहीं है। और कह सकते हैं कि महिलाएँ उन्होंने खुद को ही इस काबिल बना लिया है, उसको जीवन जीना छोड़ चुकी है। जैसे महादेवी वर्मा अपनी कविताओं में यह भी आपको कहती हुई दिखाई देंगे कि महिला जीवन नहीं जी रही है या उस जीवन को जीना वो भूल गई है। ठीक है? वो कहती है महादेवी वर्मा कहती हैं अपनी कविताओं में कि जो महिला है, वो खुद को बड़े-बड़े रोल मॉडल बनाना चाहती है। महिला सीता की तरह बनना चाहती है, सावित्री की बनना चाहती है, अनुसुईया की तरह बनना चाहती है, वो रानी लक्ष्मीबाई बनना चाहती है। समझ रहे हो? यानी वो बड़े-बड़े कैरेक्टर को उसने खुद में ढाल लिया है। महिलाओं को हमारा समाज बता देता है कि तुमको एक अच्छी बेटी बनना है, एक अच्छी बहू बनना है, एक अच्छी पत्नी बनना है, एक 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 अच्छी समझ रहे हो? तो इस प्रकार से ये चीज़ों में बेचारी वो ढल गई है
और खुद अच्छी बेटी, माँ, बहन बनने और सीता, सावित्री, अनुसुईया बनने के चक्कर में वह उसको जीवन कैसे जीना है और चीज़ों को कैसे संघर्ष कैसे करना है, ये बिल्कुल पूरी तरह से भूल चुकी है। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि उन्होंने ख़ास तौर से महादेवी वर्मा ने महिलाओं के जो विषय है उस पर बहुत ही विकराल तरह से अगर लिखा है, समझ रहे हो? तो इस प्रकार से जो चीज़ें मैंने बताया आपको अगर आप समझ पा रहे होंगे, तो अच्छे से महादेवी वर्मा से रिलेटेड अगर आपको पूछा जाता है, तो आप आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है? चलिए अगला चैप्टर बताता हूँ। अगला अब हम लोग जो देखेंगे खंड नंबर 2 में अगर आप लोग देखोगे, देखो एग्ज़ाम में आपको 4 क्वेश्चन करने हैं, 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है? और आपको भाई मेरे कविताएँ आएँगी जिसकी आपको क्या करनी पड़ेगी, संदर्भ सहित व्याख्या करनी पड़ेगी। तो आपकी बुक में जो भी कविताएँ हैं उनके बारे में आपको मैं बताने वाले जैसे कुछ इम्पोर्टेंट कविताओं की अगर मैं बात करूँ, जैसे एक कविता है भारत माता, इसकी संदर्भ सहित व्याख्या आ सकती है, जूही की कली है कविता है, आँसू है, ठीक है? संध्या सुंदरी है। इन कविताओं के बारे में आयो देखो बोला ना कि एग्ज़ाम में आपको कम से कम 5 या 6 कविता आती। कितनी आती? 5 या 6 कविताएँ आएँगी, जिसमें से हम लोगों को कम से कम 3 कविता कितनी कविता? 3 कविता की क्या करनी है? संदर्भ सहित व्याख्या करनी है। और एक बात बता दूँ, आपने उस कविता को पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? एग्ज़ाम में जब कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करने जा रहे हो, 3 तो कम से कम करके आना ही आना है। पढ़ो, जो आपको समझ में आ रहा है, उसी को बना-बना के भी कर सकते हो। अगर आपने पढ़ रखा तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ रखा तो छोड़ना नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है। तो अगर आप देखेंगे अगर हम बात करें, तो एक कविताओं की बात करें, कविता क्या है? चिंता। जो-जो कविताएँ एग्ज़ाम में आती हैं वो मैं बता दूँगा। जैसे चिंता सर्ग की कुछ कविताएँ, बड़ी लंबी-लंबी कविताएँ जैसे हिमगिरि के उत्तरांग शिखर पर बैठे शीला के शीतल छाए, एक पुरुष भीगे नयनों से देख रहा था प्रबल प्रवाह, नीचे जल था ऊपर हिम था, एक तरल था एक सघन, एक तत्व का ही प्रधानता कहो उसे जड़ या चेतन। ये कविता है, ठीक है? जैसे अभी जितना मैंने बोला इतना ही एग्ज़ाम में दे देगा। क्या दे देगा? इतना एग्ज़ाम में दे देगा, ठीक है? अब आपको क्या करनी पड़ेगी इसकी संदर्भ सहित पहले तो ये समझ लो संदर्भ सहित व्याख्या करते कैसे हैं? अब देखो एक चीज़ बता दिया, इतना जो अभी मैंने लाइनिंग कर दी ना जितनी मैंने बोली कविता ना, इतना तो भाई मेरे आपके एग्ज़ाम में वो क्वेश्चन पेपर पर लिख के देगा। अब बोलेगा इसकी संदर्भ सहित व्याख्या करो। अब देखो संदर्भ सहित व्याख्या जब हम करते हैं, तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं? संदर्भ लिखते हैं। क्वेश्चन पेपर में ऐसे लिखना संदर्भ, क्या लिखना? संदर्भ। संदर्भ में क्या लिखोगे? जैसे हिमगिर के उत्तरंग शिखर पर, ऐसे लिख देना, हिमगिर के उत्तरंग शिखर पर और फिर डॉट, डॉट, डॉट यानी ऐसे ऐसे लगा देना, डॉट, डॉट ऐसे-ऐसे कर देना। लास्ट का जो शब्द है 2-3 शब्द, कहो उसे जड़ या चेतन, इतना लिख देना और इस संदर्भ लिख दिया। फिर उसके बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा? इसका एक प्रकार से कह सकते हैं इसका प्रसंग लिखना पड़ेगा। ठीक है? प्रसंग का मतलब आपको बतानी पड़ेगी, आप उसमें प्रसंग में आप उसमें क्या लिखेंगे? प्रस्तुत कविता, जो मैं बोला ऐसे लिखना, प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है? BHDE क्या बोलोगे? जो भी कविता है, BHDE 144 छायावाद से ली गई है। इस कविता के कवि कौन है? जयशंकर प्रसाद हैं और कवि जो है कामायनी के चिंता सर्ग से इस कविता को लिख रहा है। क्योंकि प्रसंग लिखना क्या है? इसी प्रकार से प्रसंग लिखा जाता है। कहीं पर भी संदर्भ सहित व्याख्या कर रहे हैं, तो प्रसंग लिखना पड़ेगा। यानी सबसे पहले संदर्भ, फिर प्रसंग लिखा। प्रसंग में हम यही बताएँगे कब कौन सी बुक है, कौन सी किताब है, कौन सी कविता, कौन से कवि हैं और कवि इस कविता में क्या करा। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं? व्याख्या करते हैं। व्याख्या में करना है कि जो क्वेश्चन पेपर में जो कविता लिखी है उसको हिंदी में बताना, उसको क्या कह रहा, कवि क्या कह रहा है। ठीक है? जैसे इसमें इन्होंने बताया कि कभी हिमालय की एक ऊँची चोटी पर शिला के विश्रामदायक आसरा स्थल पर एक पुरुष बैठा हुआ है। चारों तरफ जल की छाया दिख रही है। नीचे समस्त भूभाग विशाल यानी जल में मग्न है। पानी-पानी हर तरफ दिखाई दे रहा। पुरुष प्रलय के प्रवाह से फैली हुई इस विशाल जल राशि के आँसू भरे नेत्रों से निहारा कि जैसे मान लो आस-पास आपके पानी भरा हुआ है और आप उसे अपनी आँख से देख रहे हैं। इस प्रकार से आपको क्या करनी पड़ेगी? कविता की व्याख्या करनी पड़ेगी और व्याख्या करने के बाद हम लोग क्या लिखते हैं भाई मेरे? विशेष लिखते हैं। क्या लिखते हैं? एक चीज़ आता है विशेष। जैसे व्याख्या कर दी तो विशेष। विशेष कैसे लिखते हैं? 1, 2, 3 करके लिखेंगे। विशेष कैसे लिखेंगे? जैसे भाषा सरल व सरस है, ठीक है? कवि ने कह सकते हैं कवि ने एक प्रकार से वही प्राकृतिक शब्दों का बहुत ज़्यादा प्रयोग किया है, ठीक है? या अलंकारों का प्रयोग किया है,
तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग किया है। इस प्रकार से विशेष 1 2 3 4 5 करके हम लोग डाल देते हैं। तो खास तौर से अगर हम बात करें जयशंकर प्रसाद की जो कामायनी है, कामायनी में जो चिंता सर्ग है, इससे आपको कविता एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकती है। जैसे इन्होंने लिखा, दूर दूर तक विस्तृत था हिम, स्तब्ध उसी के हृदय समान, नीरवत सी शीला चरण से टकराता फिरता पवनमान, तरुण तपस्वी से वह बैठा साधा करता सुसवान। तो कहने में इस प्रकार की जो कविताएं हैं, इतना लिख करके आएगा एग्जाम में, याद रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा कि अगर आपको संदर्भ सहित व्याख्या करते कैसे हैं, अगर ये आपको लिखना रहा तो उसकी देखो हिंदी करनी है, ठीक है। देखो क्वेश्चन पेपर में जो कविता लिखी है उसको आपको सरल भाषा में हिंदी करना है, समझ गए। और जो कविताएं आएंगी वो इम्पोर्टेंट मैं बता दूं, उनको सिर्फ एक बार कम से कम उनका हिंदी पढ़ के भाई मेरे जाना बहुत जरूरी है, समझ रहे हो। जो कविताएं हैं उनकी एक बार हिंदी पढ़ लीजिए, इसी से आपका काम चल जाएगा। जो इंपॉर्टेंट कविताएं होंगी हम उनकी बात कर लेंगे, ठीक है। जैसे चिंता सर्ग में तो इन्होंने कह सकते हैं बहुत ज्यादा दे रखी है, ठीक है। एक कामायनी है, ठीक है। और कामायनी में कह सकते हैं कि इसमें भाई जयशंकर प्रसाद की सारी कविताएं हैं, ठीक है। और एक ही है इसमें कह सकते हो आएगी, ठीक है। अगला अगर देखेंगे तो अगला कह सकते हैं ये भी चिंता सर्ग का दूसरा भाग है। इसमें भी कह सकते हो कि इसमें भी इन्हीं की कविताएं हैं। तो चिंता सर्ग से कह सकते एक कविता जरूर आएगी, ठीक है, याद रखिएगा। जैसे इन्होंने लिखा है, बिछुड़ते तेरे सब आलिंगन, पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन करताए आज ना मुख को सता रही, रत्न सौंध के वातायन में जिसमें आता मधुर मदिर समीर, टकराती होगी उसमें तिमलिंगे भीड़ भीड़ अधीर। क्या है, इसमें बहुत ज्यादा संस्कृत निष्ठ शब्द हैं। जैसे आलिंगन क्या है, गले लगना आलिंगन बोलते हैं। जैसे कहते हैं, जैसे इन्होंने हिंदी में इसको क्या लिखा, व्याख्या कैसे की, मनु कहते हैं कि जिन कृत्यों में देवों का समय यानी जिन काम में भगवान का समय व्यतीत होता है वह सभी समाप्त हो चुके हैं। देव बालाओं का आलिंगन अब दूर हो चुका। आलिंगन है गले लगना। आलिंगन करते समय स्पर्श से जो रोमांच शरीर के अंदर हो, जैसे हम किसी के गले लगते हैं तो भाई गले लगने से शरीर में एक प्रकार से रोमांच खुशी पैदा होती है, ठीक है। अब वह स्वप्न यानी सपना दूर हो चुका है। देवता प्रेम तुर यानी प्रेम होकर के देव बालाओं के अधरों के चुंबन हेतु याचन कर रहे हैं। कभी कभी यह याचन इतनी अधिक, याचन मतलब एक प्रकार से किसी से प्रार्थना करना, याचन मतलब भाई रिक्वेस्ट करना, याचन का मतलब होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करनी पड़ेगी, इसकी तो व्याख्या भी इन्होंने बहुत आपको ऐसे लिख रखी, तो आप समझ, जैसे इन्होंने चुंबन में किस करना भाई, ठीक है। और जैसे इन्होंने बोला कि आलिंगन का मतलब होता है गले लगना। इन्होंने शब्दों के अर्थ भी दिए होंगे कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। क्योंकि ये जो भाषा है इसकी थोड़ी संस्कृत निष्ठ है, ठीक है। और कामायनी की भाषा तो भाई संस्कृत ही है, ठीक है। तो आप संदर्भ सहित व्याख्या इसी प्रकार से आएंगी। और एक चीज मैंने बोला कि आपको कविता पढ़नी है और कविता पढ़ने के बाद उसका यानी हिंदी में उसको पूरा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। ये नहीं इसमें आप पूछोगे कितने पेज लिखने, पेज की कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हो सकता है वो लगभग 12 नंबर की कविता होती है और 3 कविता है, 36 नंबर का आएगा, जैसे मैंने आपको बता दिया। जैसे एक कविता हम लोग पढ़ेंगे इसमें आंसू, ठीक है। जयशंकर प्रसाद की कविता क्या है, आंसू, ठीक है। ये भी आ सकती है। जैसे इन्होंने जैसे आंसू की कविता में क्या दिखा, आंसू का अंश इस करुण कलित हृदय में अब विलंग रागनी बजती हो, क्यों हाहाकार स्वरों में वेद असीम गरजती, मानस सागर के तट पर क्यों लोल लहर की घातें, कल ध्वनि से कहती कुछ स्मृति बीती बातें, आती है शून्य प्रतीक्षा से क्यों लौट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलकती सी पगली सी देती फेरी। क्या है, ये आंसू कविता है। इन कविता को लिख रखा है, तो बड़ी लंबी कविता है, ठीक है। इस कविता को एक बार आप ना क्या करना है, सिर्फ कविता को पढ़ो और कविता की हमें क्या पढ़ना है, व्याख्या पढ़ लो, ठीक है। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागनी बजती, ठीक है। चेतना तरंगिनी मेरी लेती मृद हिलहरें। आंसू में इन पंक्तियों में जयशंकर प्रसाद अपने प्रेम की पीड़ा को व्यक्त कर रहे हैं। अब उस प्रेम की यादें रह गई हैं, उनकी सिर्फ स्मृतियां यानी यादों को प्रभावित कर रही हैं। कवि के मन पर जो गहरा प्रभाव पड़ा है प्रेम का, वह कई रूपों से पंक्तियों में हमें दिख रहा। कभी कहता कि मेरा हृदय
अब करुणा से भर गया, यानी भाई अब करुणा यानी से भर गया है। इसमें व्याकुल भावनाओं को व्यक्त करने वाला संगीत बजता रहता है। इस संगीत में गायन में हाहाकार ध्वनियों की ज्यादा मात्रा में, तो कह सकते हैं एक प्रकार से कवि जो है वो प्रेम को लेकर के लिख रहा है, आप समझ रहे हो, तो ये आंसू जो कविता है, ठीक है। इसी प्रकार से क्या है, संदर्भ सहित व्याख्याएं एग्जाम में आती रहती हैं, ठीक है, और आएगी जैसे मैंने बोला है, ठीक है। आगे जैसे हमें चैप्टर नंबर 8 में अगर आप लोग देखोगे तो इसमें 2 कविता हैं, एक तो है जूही की कली है और दूसरा है संध्या सुंदरी, ठीक है, जो हमें पढ़ना है। और जूही की कली और संध्या सुंदरी जो कविता किसकी लिखी कविता है, ये सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की लिखी कविता है, समझ गए। और भाई जो कविताएं आएंगी एग्जाम में कितने नंबर की, मैंने बोला कितने नंबर की, 36 नंबर का मामला है, समझ गए। और एग्जाम में 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन करने हैं, 16 चौके 64 और 64 और 36 कितने हो गए, 100 हो गया ना, तो 100 नंबर का एग्जाम ऐसे होता है, ठीक है। तो अगर जैसे हम बात करेंगे इसमें, जैसे जूही की कली कविता है, देखो ये इंपॉर्टेंट कविता है। जूही की कली बीरज वन बिलहरी पर सोती थी सुहागिन भरी, स्नेह स्वप्न मन मगन अमल कोमल तनु तरणी, जूही की कली त्रुग बंद किए शिथिल षड्यंत्र में। ये क्या है, जूही की गली जो कविता है, इसकी हमें क्या पढ़नी पड़ेगी, व्याख्या पढ़नी पड़ेगी, समझ गए। जूही की कली कविता में नायक नायिका के प्रेम की कहानी को इस तरह कहने की कोशिश की जा रही है कि इस कविता में जूही की कली भैया नायिका है और पवन क्या है, पवन नायक है यानी हीरो है। जूही की कली में जूही जो है हीरोइन है और पवन कौन है भैया, यानी पवन को कह सकते हैं इसका नायक है यानी हीरो है, ठीक है। मानवीयता के सहारे कह सकते हैं इस कहानी को, मानवीयता के सहारे कह सकते हैं इस कहानी को यहाँ पर कहा जा रहा है। तो जूही की कली जो है कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट कविता आपकी रहेगी। तो भाई संध्या सुंदरी है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कविता है जो आपको जरूर करके जाना है, संध्या सुंदरी जरूर आएगी। दिवस सवासन का समय, मेघ आसमान से उतर रही है, वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे 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 धीरे, ठीक है। संध्या सुंदरी के शाम को जब सांझ होती है, ढलती है ना, उसी को संध्या बोलते हैं। वो सुंदर कितनी लग रही है उसी को लेकर के कह सकते हैं, इसका वर्णन कौन कर रहा है, कवि कर रहा है, ठीक है। इसको आपको लिखना है, निराला की कविता है संध्या सुंदरी, समझ गए। दिन समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, आसमान बादलों से भरा है, ऐसा लग रहा है मेघ यानी बादल आसमान से संध्या सुंदरी धीरे धीरे उतर रही है। उसका उतरना इतना सुंदर लग रहा है मानो वह संध्या यानी शाम एक सुंदर की तरह है। सुंदरी सुंदरी यानी कह सकते हो भाई जैसे आसमान से कोई बहुत सुंदर क्या बोलते हैं उतर रही है, ठीक है, स्वर्ग की अप्सरा उतर रही है, यानी शाम जब ढल रही है उसका चित्रण कह सकते हैं यहाँ किसने किया है, भाई निराला जी ने किया, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनकी कविता क्या है, संध्या सुंदरी, समझ गए। इस प्रकार से अगर व्याख्या अगर आपने पढ़ रखी है तो देखो जो जो कविताओं के बारे में बता रहा हूँ इन कविता को पढ़ना भाई, उनको जरूर करके जाना है, ठीक है। अगली अगर हम लोग बात करें तो अगली कविताओं की बात करें तो इसमें एक कविता है जागो फिर एक बार, ये जरूर करके जाना, जागो एक फिर एक बार, एक कविता से कह सकते हो कि आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की भी कविता है, जागो फिर एक बार। देखो कविता में क्या है, जागो फिर एक बार समर में अमर का करके प्रण गायन गाना महासिंधु से, सिंधु नौ तिरवासी संधो तुरंग पर तुरंग रंग सवा सवा लाख पर एक चढ़ाऊं, गोविंद सिंह निज नाम कहलाऊं, किसने सुनाया यह वीर जनमोहनी अति, क्या है, जागो एक फिर बार कह सकते हो कि थोड़ी सी देशभक्ति इसमें, राष्ट्रवाद है, ठीक है। सत श्री अकाल भाल अनल धग धग कर जाल, भस्म हो गया था काल, ठीक है। तीनों गुण कृपाल तंत्र अभय हो गए तुम, ठीक है। ये जागो फिर एक बार मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है भाई, और जागो फिर एक बार कविता को जरूर करके जाना क्योंकि ये आ सकती है, समझ रहे हो। जैसे यह कविता चारों चरणों में पूरी तरह है। कविता की शुरुआत पंजाब वासियों की वीरता को याद करते हुए, यानी पंजाब के लोगों की जो वीरता है उसका गुणगान कह सकते हो कि जागो फिर एक बार कविता में किया गया है। निराला लिखते हैं कि सिंधु नदी के तट पर रहने वाले पंजाब के लोगों ने युद्ध में लड़ते हुए अपने प्राणों को अमर कर दिया है, ठीक है। भाई पंजाब के लोग हैं जो उन्होंने कह सकते लड़ते हुए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया है। सिंधु नदी के उद्गम घोड़ों और चतुरंगी सेना के साथ पूरी तरह से पंजाब वासियों ने लड़ाई लड़ी है। सिख के 10वें गुरु गोविंद सिंह ने
खालसा पंथ की योद्धाओं को उत्साह भरते हुए कहा है कि एक एक खालसा सवा सवा लाख दुश्मन के बराबर है। तो इस कविता में कह सकते हैं कि पंजाब के लोगों को वीरता का गुणगान किसने किया है? निराला जी ने किया है। कविता क्या है? जागो फिर एक बार। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे सत श्री अकाल भाल अनल धक धक कर जाल, जिन्होंने बोला ना, तो ये बोला है। तो कह सकते हैं इसमें पंजाब की वीरता का गुण और किस प्रकार से उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया, इसका चित्रण कह सकते हैं कवि ने यहाँ पर किया है इस कविता में, जागो एक फिर बार। और ये आ सकती है। ठीक है। अगली अगर हम लोग कविता की बात करें तो इस 10वें चैप्टर में अगर आप देखो, एक कविता मोह है और नौका विहार। मुझे लगता है नौका विहार करना है और मोह कर लीजिएगा। ठीक है। जो बता रहा हूँ उसको पढ़ लीजिएगा एक बार। जैसे मोह है, छोड़ द्रुमों की मृदु छाया, तोड़ प्रकृति से भी माया, बोलो तेरे बाल जाल में कैसे उलझा हूँ लोचन, भूल अभी को इस जग को, तज कर तरंग तरंगो, यानी तज कर तरल तरंगों को, इंद्रधनुष के रंगों को, तेरे भरू भृंगों को कैसे बंधलूं निज मृग सा मन। ठीक है। तो ये मोह कविता, यानी जैसे मोह किसी से हमारा हो जाता है उसको लेकर के लिखी गई ये क्या है? कविता है। ठीक है। ये यानी प्रकृति को लेकर, प्रकृति यानी नेचर के साथ हमारा किस प्रकार से मोह हो जाता है उसको लेकर के लिखा है। यानी वृक्षों के जो कोमल छाया को छोड़ करके प्रकृति की सुंदरता से नाता तोड़ना, हे सुंदरी तुम्हारी, इसका जिक्र यहाँ पर किया जा रहा है। ठीक है। अगर हम लोग इस कविता की बात करें, और किसकी कविता है भाई मेरे? सुमित्रा नंदन पंत की कविता है। कौन सी कविता है? मोह। समझ गए। और इन्हीं की दूसरी जो कविता हम लोगों ने बात की, नौका विहार। नौका यानी नाव, विहार मतलब है तो घूमना, भाई नाव से जो घूमना की बात उसे बोलते हैं नाव। नौका विहार शांत स्तब्ध ज्योत्सना उज्ज्वल, अपलक अनंत नीरव भूताल, सैकत सैया पर दुग्ध धवल, तनंगी गंगा भीष्म विरल। ये नौका विहार है। जैसे चांदनी रात का प्रथम पहर, हम चले चले नौ लेकर सत्कार, सिसकता था इस्तमी सीपी सी मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पलकें चढ़ी उठी लंगर। तो ये नौका विहार की कविता है। वही नौका विहार मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर करके जाइएगा। एक तो याद रखो कि कौन सा कवि है, कविता कभी आ जाए तो कौन से कवि हैं ये पता होनी चाहिए। और कविता की एक बार व्याख्या, एक दो एक चीज बताओ, एग्जाम में आप लोग ना जैसे इस कविताओं की अगर तैयारी करो तो व्याख्या सिर्फ एक बार पढ़ो। कविता पढ़ी, व्याख्या पढ़ी, मुझे लगता है एक बार से ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी? क्योंकि एक बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको एग्जाम में जैसे आएगी ना तो आप उसको बना करके अच्छे से लिख सकते हैं। सिर्फ यही कि कविता की संदर्भ सहित व्याख्या करने का तरीका क्या है, वो तरीका समझ लीजिए, बस खाली तरीका समझिए तो आप नहीं भी मालूम, जैसे कई बार हो गया, जैसे ये 2 लाइनें इन्होंने दी क्या है, नौका से उड़ती जल हिलोरें, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। करें भाई, नाव नाव जब पानी में, समुद्र में जब पानी चलता है, हिलोरे मारता है, तो जो नाव है इधर-उधर हिलने डुलने लग जाती है। समझ गए? तो इस प्रकार से हमें कविता को पढ़ करके फिर उसकी हमें क्या व्याख्या करनी है और उसकी हिंदी करनी है। समझ गए? अगर आता है। ठीक है? अगली जैसे अगर अगर हम लोग पोयम की बात करें, भारत माता, मैंने इसको इम्पोर्टेंट कविता बोला था, इसको जरूर करना है, भारत माता। ठीक है। जैसे भारत माता ग्राम वासनी, खेतों में फैला श्यामल, धूल भरा है मैला सा आंचल, गंगा यमुना आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासनी, दैंत उजड़ित अपलक नत चितवन, अंधरों में चिर नीर रोदन, युग युग के तम से विस्मय मन, अपने घर में प्रिवसनी। तो ये क्या है? भारत माता जो कविता, इसको पढ़ोगे ये कह सकते हैं हमारे देश के ऊपर कह सकते हैं लिखी कविता। किसकी कविता भाई? सुमित्रा नंदन पंत जी की कविता लिखी है भारत माता जो कविता है। स्वतंत्रता आंदोलन की चेतना को व्यक्त करने वाली कविता कौन है? भारत माता। यानी भारत माता यानी हमारे जो गांव के लोग हैं उनमें कह सकते हैं कि हमारा देश हमारी माँ की तरह है और गांव में रहने वाली एक स्त्री जैसा है। यह कविता देश और माँ के दुलारे अर्थ में समेटती हुई आगे को बढ़ती है। भारत खेतों में, भारत के खेतों में खूब फसल होती है, हरी भरी खेती श्यामल रंग सी लगती है। भाई खेतों में लोग देख करके कैसा लगता है? इस यानी भारत के गांव का सुंदर चित्रण कह सकते हो उसको दिया गया है और स्वाधीनता आंदोलन की चेतना को जगाने का प्रयास इस भारत माता की कविता में किया गया है। ठीक है। और एक ही छोटी सी कविता, इसको पढ़ लोगे तो हो सकता है इसी में से क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए।
और 12वां चैप्टर जो रहेगा इसमें जो अगर मैं कविता की बात करूँ तो जैसे इसमें कविता है बीन भी हूँ, मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक है? मधुर मधुर मेरे दीप दीप जले। ये 2 कविता हैं, जैसे इसमें अगर मैं कविताओं की बात करूँ, अगला एक किसकी कविता है? जैसे अगर आप सबको पता ही चल गया कि आखिरी इसमें कवियत्री बची हैं भैया महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा की एक कविता क्या है भैया मेरे? मधुर मधुर मेरे दीप जले। मधुर मधुर मेरे दीप जले, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिपल प्रियतम को का पथ अवलोकित कर सौरभ फैली विपुल धूप बन मृदुल मोम सी घुल रे मृदुल तन दे प्रकाश की सुंद अरुणिमा तेरे जीवन का अरुण गल जल पुलक पुलक मेरे दीप जले। तो मेरे दीप जले किसकी कविता है? महादेवी वर्मा की कविता है। आएगी तो इसके आने के चांसेस रहते हैं, जैसे आएगी संदर्भ सहित मैंने जो जो कविताओं की बात कर रहा हूँ उन कविताओं को एक बार पढ़िए, उसकी एक बार संदर्भ सहित व्याख्या पढ़िए। बस इतना पढ़ने की इसमें क्या है ज़रूरत है। जैसे एक कविता इन्होंने दे रखा है बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ। जैसे वो क्या बोला? बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ, नींद थी मेरी अचल निष्पद कण कण में, ठीक है? तो बीन भी है और मैं तुम्हारी रागिनी भी, इसका जैसे अगर आप पढ़ेंगे तो बीन भी है मैं तुम्हारी रागिनी भी शीर्षक में महादेवी वर्मा का एक नीरजा नामक कविता है, ठीक है? इस कविता में महादेवी वर्मा कह सकते हो दार्शनिकों मतों का सहारा लेती है, ठीक है? यात्रा में द्वैत और अद्वैत की तरफ है। इस कविता की सुंदरता यह है कि यह एक रहस्यवादी ढंग से लिखी गई ईश्वरीय प्रेम का अर्थ देती है और दूसरी तरफ स्त्री जीवन की पूर्णता का अर्थ देती है। स्त्री के बारे में यह बात कही गई है कि वह आधी या अधूरी है, वह पुरुष से जुड़ करके पूर्ण होती है। जैसे इस कविता में बताया गया है कि भाई जो महिलाएँ आधी होती हैं, अधूरी होती हैं, उनका जीवन पूरा नहीं होता और जब तक वो किसी पुरुष के साथ यानी उसका शादी-विवाह तब तक वो अधूरी है। यानी पुरुष के साथ जुड़ करके वो पूरी होती है। इन भेदों को मिटाते हुए महादेवी वर्मा कहती हैं कि व्यक्तित्व का अभेद और अद्वैत यह पूर्णता प्रदान करती है। महादेवी वर्मा की अनेक कविताओं में अगर मैं की शैली में लिखी गई, जो स्त्री की तरफ से कही गई बातों का नहीं, महादेवी वर्मा कह सकती हैं महिलाओं को संबोधित करके लिख रही हैं और यह बताने का प्रयास करें कि समाज में जो बातें हैं कि भाई महिला पुरुष के बिना अधूरी, ऐसी कोई बात नहीं, महिला पूरी है, ये यही कह रही हैं। ये बोलती है ना बीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, ठीक है? ये कविता की अगर मैं बात करूँ तो इस कविता को कर लीजिएगा, बाकी इतना जितनी मैं कविताएँ बताऊँ उतना करके जाइएगा और एग्ज़ाम में जैसे मैंने पहले बोला यही ज़्यादातर आपको एग्ज़ाम में देखो यही आएगा। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ख़ास कविता आती है, ठीक है? जग तुझको दूर जाना जग जग तुझको दूर जाना चिर सजग आँखों उनमें आज कैसा व्यस्त बाना, जग तुझको दूर जाना, ठीक है? तो मुझे जग तुझको दूर जाना मुझे नहीं लगता ऐसी आती है। ठीक है? लेकिन जो आती है उनको तो मैंने ज़रूर बताया, उनको तो ज़रूर करके जाना पड़ेगा। देखो संदर्भ सहित व्याख्या जो है एग्ज़ाम में 3 करनी होगी, ठीक है? आती 6 हैं, उसमें से आधी करनी होती हैं और 12 नंबर की 1 आएगी, ठीक है? 3 करनी पड़ेगी और एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो है 4 करने होंगे, 16-16 नंबर के 4 क्वेश्चन और 4 क्वेश्चन ये भी मैंने जैसे मैंने आपको चैप्टर पढ़ाए थे, जैसे जयशंकर प्रसाद को लेकर के एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है? महादेवी वर्मा को लेकर के एक क्वेश्चन आएगा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को एक क्वेश्चन लेकर के आएगा, पंत को लेकर के यानी सुमित्रा नंदन पंत को लेकर के, ये 4 क्वेश्चन हो गए ना और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा छायावाद को लेकर के, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया पहले चैप्टर में। तो छायावाद का भी एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा कि छायावाद को बताइए, छायावाद की अंतर्वस्तु बताइए, छायावाद की पृष्ठभूमि बताइए या छायावाद के 4 कवियों के बारे में बताइए, समझ गए? तो इस प्रकार से छायावाद से रिलेटेड एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। ठीक है? बाकी जितना पता है उतना ज़रूर करके जाइएगा, 100 नंबर में का एग्ज़ाम ये होने वाला है।